फिक्स शेप होती है, रिजिड बॉडी है ना, शेप भी से फिक्स है, शेप और साइज भी, बिकॉज जो मॉलिक्यूल का पोजीशन है, जो एटम्स हैं वो कैसे हैं, उनके बीच में गैप ही नहीं है, तो इधर उधर भागते नहीं है, मतलब दोनों के क्या है, इन एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, कंपेयर करें हम लिक्विड से, गैस से, तो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, तो इसलिए ये अपनी बॉडी को जो शेप है साइज को मेंटेन रखते हैं, रिजिड है बॉडी। लेकिन क्या चेंज नहीं किया जा सकता सॉलिड्स में, किया जा सकता है, अगर हम बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करें इस पर बहुत ज़्यादा तो किया जा सकता है। मान लो कोई सॉलिड पत्थर है, हथौड़ा मार के आप उसे तोड़ सकते हो, कोई बहुत सॉलिड शीट है या थोड़ा सा ब्लॉक है लोहे का, आप उस पर थोड़े मारते रहो मारते आप उसे शीट बना दोगे, बहुत ज़्यादा फोर्स से खींचोगे तो उसका तार भी बना सकते हो, ठीक है। प्लास्टिक है हार्ड, जैसे पेन है, अब मैं चाहूँ तो इसे बहुत फोर्स करके बैंड कर सकता हूँ, देखो हो रहा है ना, देखो हो भी गया, कुछ थोड़ा सीधा भी करना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे बोलेंगे क्या करके दे दिए, देखो, ठीक है। तो बस सॉलिड को चेंज किया जा सकता है अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, लिमिट से ज़्यादा लगा दोगे, मान लो उसकी जो इंटरनल फोर्स है भी समझाऊंगा क्या होती है, उससे ज़्यादा लगा दोगे टूट भी सकता है, अभी समझाता हूँ क्या है। तो ये चीज़ आती है इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी, बहुत आराम से समझना है, बहुत ईजी है, बच्चों की तरह चैप्टर हो जाएगा ये, और ध्यान से समझोगे तो ईजी है एकदम। इलास्टिसिटी का मतलब है जब आप किसी चीज़ को फोर्स लगाते हैं और खींचते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है वापस। तुम्हें से किसी पर रबड़ बैंड है क्या, देखो जैसे कि प्लास्टिक है, सॉरी इलास्टिक, अब मैंने इसे यहाँ से फोर्स लगाया और खींच रहा हूँ, अब ये क्या हो रहा है, ये मैं इसे अपोजिट साइड में खींच रहा हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये अंदर की तरफ फोर्स लगाकर वापस अपनी नॉर्मल शेप में आना चाहती है। तो जब मैं किसी चीज़ पर फोर्स लगाऊं आउटसाइड या किसी भी तरफ से लगा दूं, इस तरफ से लगा दूं, तो वो फोर्स बैक करे, रिस्टोर करने की कोशिश करे, खुद को रिस्टोर करने की कोशिश करे, तो फोर्स लगाए वो अंदर, मतलब मैं बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो अंदर की तरफ लगाए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए और अपने आप को रिस्टोर करने की कोशिश करे, तो उसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी। लेकिन एक दूसरी तरह का मटेरियल है जैसे प्लास्टिक, मतलब ठीक है, अब लोहा भी हो सकता है, इसमें समझाऊंगा कैसे। अगर मैंने इसे बैंड किया तो ये एक लिमिट पे आके इतना ज़्यादा बैंड हो जाएगा कि फिर वापस नहीं जाएगा, ये वापस नहीं जाएगा। मान लो एक प्लास्टिक की बॉल है, मैंने उसको बहुत फोर्स से पिचका दिया, क्या होगा, क्या छोड़ने के बाद वो दोबारा से बॉल बन जाएगी, वो पिचकी रहेगी। तो जब कोई बॉडी अपने ओरिजिनल शेप में आने की पूरी कोशिश करके वापस आ जाए तो वो तो इलास्टिक प्रॉपर्टी बोलती है, और ना है तो उसे प्लास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे ये पेन शो करेगा या एक बॉल शो करेगी, ठीक है, डेफिनेशन सी रही, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और लिख सकते हैं एज इट इज और याद रख सकते हैं। कोशिश किया मैंने डेफिनेशन को शॉर्ट आउट करने के लिए। इन्हीं के साथ साथ दो चीज़ें हमको जुड़ी हुई मिलती हैं, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन। यहाँ तक समझ में आ गया, ये और नो, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो स्ट्रेस तो आपने बहुत सुना हुआ है, बड़ा स्ट्रेस रहता है पढ़ाई का, काम का बड़ा स्ट्रेस रहता है, दिमाग में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस होता है कि जब कोई एक्सटर्नल फोर्स चेंज लाने की कोशिश करता है, रबड़ बैंड में चेंज लाने, तो रबड़ बैंड एक ताकत उल्टी लगा रही थी ना, वापस सही होने के लिए, तो जो अंदर से एक फोर्स लगती है जो उसे अपनी शेप में रिस्टोर करने की कोशिश करती है, जो अपोजिट फोर्स है, अप्लाइंग फोर्स है, वही स्ट्रेस होती है। अब जो हमारी टेंशन है दिमाग में वो कैसे है, बाहर का जो प्रेशर है, जब हमारा दिमाग उन सब चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है तो हमें दिमाग में दर्द फील होता है, तो उसको हम बोलते हैं बड़ा स्ट्रेस हो रहा है यार, है ना। चलो, तो मान लो एक नॉर्मल ये स्प्रिंग थी, मैंने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया बाहर की तरफ, लेकिन स्प्रिंग क्या चाहेगी, वापस अपनी अपोजिट साइड में रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। यही रिस्टोरिंग फोर्स जो है यही स्ट्रेस कहलाता है, यही स्ट्रेस कहलाता है। तो ये हमेशा कहाँ लगेगा, अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, नहीं तो वीडियो तो है, देख के जा भी सकते हो। चलो अब इसका एक फॉर्मूला बना लें। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बनेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तुम्हें कुछ और भी याद आ रहा होगा इससे, प्रेशर, इसका भी फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला भी सेम है, तो यूनिट भी सेम होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ठीक है। तो इसकी यूनिट तो सेम है प्रेशर से, लेकिन ये चीज़ अलग है, प्रेशर अलग है और स्ट्रेस अलग है। क्यों, स्ट्रेस तो होता है जो कि अंदर से लग रहा है, वो रिस्टोरिंग फोर्स अंदर से लग रहा है ना, इलास्टिक जो है वो अपने आप लगा रही है उस पर, रबड़ या हमारी स्प्रिंग, वो अंदर से अपने आप को रिस्टोर करना है। प्रेशर तो ऊपर से लगता है, प्रेशर तो ऊपर से लगता है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, अगर कोई ऐसे ही पूछ ले, है ना। चलो, प्रेशर एक्सटर्नल है और स्ट्रेस इंटरनल, रिस्टोरिंग फोर्स है स्ट्रेस जो। तो स्ट्रेस के भी टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल, टेंजेंशियल और हाइड्रोलिक। बात करते हैं सबसे पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की, आसान है बहुत। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है लेंथ रिलेटेड, मतलब जब किसी की लंबाई में चेंज आ जाए, मतलब जब आप नीचे की तरफ, मान लो ये पेन है, मैं इसको एक नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, नीचे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ, जिससे कि इसकी शेप में कोई चेंज आता है, आने की कोशिश करता है, तो जब वो स्ट्रेस आ जाएगा इसके अंदर, मान लो स्प्रिंग लटक रही होती, रबड़ दिखाओ, रबड़ समझ गए होंगे, तो फिर भी दिखा देते हैं। मान लो ये रबड़ ही है, अब इस रबड़ को खींच रहा हूँ मैं, देखो नीचे की तरफ, तो उसकी शेप में चेंज हो रहा है, तो लॉन्गिट्यूडनल की लेंथ बढ़ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो क्योंकि इसमें जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको दोबारा से ठीक करना चाह रहा है। अच्छा याद रखना, कई बार क्या होता है, इस स्प्रिंग को खाली हम खींचते ही नहीं है, स्प्रिंग को कई बार हम दबा भी देते हैं। जब हम स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस आना चाहती है, और जब दबा देते हैं तो वो खुलना चाहती है। तुमने वो पेन देखा ना कटके वाला, तो स्प्रिंग दब जाती है, अटक जाती है, एकदम से उसको रिलीज कर दो, टक तो खुल जाए, क्योंकि स्प्रिंग को खींचोगे तो वापस आना चाहेगी, दबा दोगे तो खुलना चाहेगी, मतलब वो नॉर्मल शेप में आना चाहती है। तो अगर किसी की लेंथ में चेंज हो जाए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से, आप नीचे की तरफ खींच लिया है, लेंथ में चेंज हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर किसी को मैं दबा दूं और दबाने से किसी की शेप में चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस।
तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के दो टाइप हैं, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। टेंसाइल और लॉन्गिट्यूडनल में डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, टेंसाइल भी लॉन्गिट्यूडनल है, कंप्रेसिव भी लॉन्गिट्यूडनल है, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के दोनों टाइप हैं। अगर लेंथ बढ़ रही है तो टेंसाइल, और लेंथ घट रही है तो कंप्रेसिव, बस ये है। पर हो रही है लेंथ में चेंज, एक में लंबी और एक में छोटी। पर जब लेंथ में चेंज हो रही है, कुल मिला के हैं दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूडनल ही, लेकिन एक में लेंथ बढ़ रही है और एक में घट रही है। अगला है टेंजेंशियल स्ट्रेस या शीयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, ठीक। मतलब अब तक तो बॉडी के नीचे से लग रहा था, या नीचे से लग रहा था, लेंथ बढ़ रही थी, अब साइड से लगेगा। कहाँ से लगेगा? मान लो ये रखा है, मैं इस तरफ से फोर्स लगा के इसे खराब कर दूँ, दिखाओ रबर बैंड जैसे, जैसे ये है, अभी नीचे की तरफ नहीं है, अब मैं इस तरफ से हाथ लगाऊंगा, उंगली लगाऊँ, इस तरफ उंगली लगाओ, वही पकड़ लिया। अब मान लो अब मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूँ, तो इस तरफ से देखिए, लेकिन रबड़ कहाँ वापस आना चाहती है अपने नॉर्मल शेप में, ये देखो अब मैंने टेंजेंशियल लगा दिया इस तरफ, पहले लॉन्गिट्यूडनल था ऊपर की तरफ, टेंजेंशियल मतलब लॉन्गिट्यूड के नॉर्मल इस तरफ से भी हो सकता है, वैसे इस तरफ लगा दिया, अभी अपने नॉर्मल शेप में वापस आना चाहती है ना, तो शेप में चेंज हो रहा है ना इसकी वजह से भी, बस। तो ये शेयरिंग या लॉन्गिट्यूड, वो सॉरी टेंजेंशियल है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया है, शेप की शेप में चेंज हो गया, ठीक है। तो जो क्रॉस सेक्शन की तरफ लगे, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, जब इस तरफ से लगता है तो काटते हैं उसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना, तो क्रॉस सेक्शन पे जो फोर्स लगती है वो टेंजेंशियल या शेयरिंग, ऊपर से नीचे लेंथ की तरफ जो लगती है वो लॉन्गिट्यूडल है। अब एक है हाइड्रोलिक, क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। इसका क्या मतलब है? जो स्ट्रेस हाइड्रोलिक का मतलब होता है लिक्विड, है ना, याद रखना हमेशा क्या होता है, लिक्विड की वजह से हो, किसकी वजह से हो, की वजह से हो, तो वही फोर्स होती है हाइड्रोलिक फोर्स। जैसे कि तुमने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, जिसके अंदर क्या होता है, जहाज चल रहा है, पानी एक तरफ से छेदों के अंदर आ गया है, तो फोर्स इतना तेज हो गया है पानी का कि वो जहाज को फाड़ फाड़ के अंदर घुसता है, गेटों को तोड़ देता है, लोगों को बहा देता है ना, क्योंकि वो फोर्स लगाता है, और जब वो फोर्स लगाएगा तो वो चीज़ को उसकी शेप में चेंज ला देगा। क्या ला देगा? चेंज ला देगा, ठीक है। ज़्यादा होगा तो ला देगा, कम होगा तो मतलब अगर कोई चीज़ रोक सकती है उसको, उस प्रेशर को रोक सकती है, तो रोक लोगे तुम। कई बार क्या होता है, तुम टंकी को नीचे से पकड़ लेते हो, टंकी चल रही होती है तो उंगली से रोकने की कोशिश करते हो, जब तक रोक पाते रोकते नहीं तो फिर तुम्हारी उंगली भी उस पानी को निकलने से नहीं रोक पाते, तुम हटा लेते हो हाथ, मेरे उसकी है ना। अब जैसे तुम्हारा गुब्बारा है, तुमने वो उसमें पानी भरना शुरू किया, वो बढ़ता चला गया, उसका वॉल्यूम बढ़ता चला गया, लेकिन एक लिमिट है, एक लिमिट के बाद उस फोर्स को सह नहीं पाएगा और फट जाएगा, है ना। तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस जो पानी की वजह से है, अगर इसकी वजह से वॉल्यूम में चेंज हो जाता है, मैंने तो गुब्बारे का इंटरनल वाला एग्जांपल दे दिया, जैसे बाहर से अगर कोई पानी पड़े और वो किसकी शेप को चेंज कर दे, ठीक है, जैसे कि जहाज में पानी घुसा और उसके दरवाजे सब तोड़ डाले, तो वो क्या है, उसकी वॉल्यूम में अगर चेंज हो जाए तो उसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोल देते हैं, वॉल्यूम में चेंज होगा तो, ठीक है। अब एक अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? बहुत आसान है। स्ट्रेस की वजह से तुमने अभी तक देखा कि शेप में चेंज हो रहा है, या तो लंबाई घट रही है या बढ़ रही है, या शेप में लॉन्गिट्यूडनल चेंज हो रहा है, या हाइड्रोलिक की वजह से वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, मतलब शेप में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, स्ट्रेस आ रहा है तो शेप बदल रही है। तो कितनी शेप बदल गई ओरिजिनल से, वही स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन इज सिंपली द मेजर ऑफ हाउ मच एन ऑब्जेक्ट इज स्ट्रेच या डिफॉर्म, मतलब कितनी डिफॉर्मिटी आ गई, कितना वो चेंज हो गया अपने ओरिजिनल स्वभाव से, दैट इज स्ट्रेन। फॉर्मूला बना स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, जो भी ओरिजिनल थी और जो अब हो गई बाद में स्ट्रेस के बाद, उन दोनों को ही डिवाइड करके तुम निकाल लेते हो बस। तो भाई स्ट्रेस तीन तरह का है, तीन तरह से बॉडी को चेंज करना है, तो स्ट्रेन भी तीन तरह का होगा, लॉन्गिट्यूडनल, शीयरिंग और वॉल्यूम। अभी तक समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट मारो, वो तो हाँ बोल दो, समझ में आ रहा है? तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेंथ में चेंज, अब वो लंबी हो जाए चाहे छोटी हो जाए, ठीक है, तो चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज क्या, डेल्टा है, चेंज का मतलब डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इन दोनों को आपस में रख के सॉल्व करोगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पता चल जाएगी। शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है, जैसे हम टेंजेंशियल भी बोल देते हैं। तो अब टेंजेंशियल का क्या मतलब है, लॉन्गिट्यूडनल ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, टेंजेंशियल तो ऐसे चलता है साइड बाय साइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ चीज़ खिसक गई हो, यहाँ से यहाँ तक खिसक गई हो, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इससे नापा जा सकता है उसे, तो है ना। जैसे मान लो मेरा रबड़ बैंड है, हाथ लगाओ इसमें, लगाओ, तो ये नॉर्मल मैंने यहाँ टेंजेंशियल फोर्स लगाया, हिल गया ना, इसकी नॉर्मल पोजीशन यहाँ थी, यहाँ से यहाँ आ गया, तो इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, हटो। तो वही क्या है, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्चुअल लेंथ, खेल खत्म, शीयरिंग स्ट्रेन हो गया। अगला है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या हाइड्रोलिक, ठीक है। हाँ, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो एक्चुअल वॉल्यूम जो भी था और चेंज इन वॉल्यूम, खत्म, यही हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इजी है, बिल्कुल समझ में आया, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस चीज़ से तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हुक्स लॉ क्या है, मैं समझाता हूँ, इसको समझाने से वाली चीज़ बताता हूँ। तुम्हें एक बात तो समझ में आएगी होगी, स्ट्रेस आता है तो चेंज होता है शेप में, तो जितना चेंज होता है उसी को हम स्ट्रेन बोल देते हैं। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन आता है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। हुक नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया कि अगर छोटी मोटी डिफॉर्मिटी हो रही है, बहुत बड़े चेंज के लिए इसने लॉ नहीं दिया, छोटे मोटे चेंजेस के लिए लॉ दिया कि अगर स्ट्रेन लग रहा है तो स्ट्रेस लग रहा है तो स्ट्रेन सेम होगा, मतलब शेप में चेंज होगा तो स्ट्रेस जो आएगा वो सेम होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्ट्रेन। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, तो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से आया हमारे पास, स्ट्रेस और स्ट्रेन से आया है। इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं हुक लॉ के बारे में। हुक लॉ एक इंपेरिकल लॉ है। इसका क्या मतलब है, इंपेरिकल लॉ एक ऐसा लॉ होता है जो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब कुछ चीज़ों पे अप्लाई होता है, कुछ चीज़ों पे नहीं भी होता। तो यहाँ साफ साफ लिखा है फॉर स्मॉल डिफॉर्मिटीज, छोटे मोटी चीज़ों के लिए चल जाता है, लेकिन बड़े जो चेंजेस होते हैं उन सब में एक साथ ये नहीं चलता है। चलो, तो आज की क्लास इतनी है, पर फिर भी जाते जाते कुछ मैं बताता हूँ कि क्यों हमें इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी पढ़नी होती है। क्योंकि जब तक हम नहीं जानेंगे कि किसी के अंदर कोई चीज़ कितनी कंप्रेस हो सकती है, दब सकती है, वो कितनी खींच सकती है,
किसी के अंदर कितनी इलास्टिसिटी है, किसी के अंदर इलास्टिसिटी है या नहीं, वो टूट ना जाए बैंड करने पे। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होंगी, तभी तो आप इंजीनियरिंग लेवल पे जब आगे जाओगे, ठीक है, या आगे फिजिक्स में कुछ करोगे इस तरह से, तो कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ करनी है तुम्हें एग्जैक्टली पता होगा। मान लो तुम एक पुल बना रहे हो, इसमें तार बंधे हुए हैं, जैसे सिग्नेचर पुल बनाया है हमारे दिल्ली में, लोहे की वायर है, तो वायर जो है वो इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी उनके अंदर, वो कुछ खिंच भी सकती होंगी, इसलिए वो पुल थोड़ा हिलता भी है। लेकिन अगर वहाँ पर ऐसी वायर होती है कि थोड़ा भी टेंशन दूंगा तो वो टूट जाएगी, तो क्या वो पुल चलेगा? मतलब थोड़ा भी लचीले नहीं होंगी वायर्स तो चल पाएंगी? तो मतलब किसी ने दिमाग लगा कि वो मटेरियल जिसको इलास्टिसिटी का अंदाजा है ना, कंप्रेसिवनेस का अंदाजा है, टेंसिलिटी का अंदाजा है, उसने ही वो बनाया होगा पुल। अब कोई क्रेन है जो कि भारी सामान उठा रही है, या जेसीबी है जो सामान उठा रही है, अगर उसका जो लोहा है वो प्लास्टिक इलास्टिक लोहा होता, मतलब कि थोड़ा बैंड भी हो जाए, तो क्या होता है, उठाते उठाते बैंड हो जाती, चीज़ों को नहीं उठा पाती। क्रेन क्या होती, झूल जाती चीज़ उठाते उठाते, लेकिन उसका लोहा कैसा बिल्कुल बैंड नहीं होता, एकदम सॉलिड है, तो उसकी इलास्टिसिटी बहुत कम है, प्लास्टिसिटी है, अगर मुड़गी तो मुड़ी रह जाएगी वो। तो उसमें जो चीज़ यूज़ करनी है वो इंजीनियर ने चुना होगा, वो सोच समझ के चुना होगा ना, तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट 1 था, अगला पार्ट 2 आएगा, उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर कंप्लीट वीडियो आएगी, देन इसके एनसीईआरटी एग्जांपल्स एंड ऑल द बेस्ट। नीट के लिए इतना ही काफ़ी है, और एनसीईआरटी से बाहर से पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, कुछ पूछना है तो सब्सक्राइब करो, सब कुछ कर दो बस, ठीक है। मिलता हूँ अगली क्लास में। तो आज हमारे इस चैप्टर की सेकंड क्लास है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खैर अगर नीट की बात करें या जेईई की बात करें तो हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से जैसे मैंने बताया कि 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। उसी में आई होप फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट जो लेसन है उसको ठीक से देख कर आए होगे, तुम पढ़ के आए होगे घर से, तो दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और जो पहली बार देख रहा हो पहले उस वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो पे आए, और जो उसको फुल फॉर्म में देखेगा टोटल तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच हमें ग्राफ देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, नीट में बहुत बार यहाँ से सवाल आ चुके हैं। ये ग्राफ कई बार तुम्हें क्लास में क्लास एग्जाम्स में बनाने को आ भी जाता है, क्लास 11th में, और लोगों को मुश्किल लगता है ग्राफ, और एक बार तुम यहाँ समझ लोगे तुम्हारे लिए ग्राफ सबसे आसान हो जाएगा। तो इस ग्राफ को यहाँ देखकर तुम्हें बहुत मतलब वैसा लग रहा होगा बहुत सारा जंजाल टाइप, तो इस जंजाल को थोड़ा मिटाने के लिए इस ग्राफ को शुरुआत से बनाते हैं, तो तुम्हें हर चीज़ समझ में आ जाएगी। और तुम्हें एक चीज़ और समझ में आएगी कि क्यों मैंने पिछली बार कहा था कि हुक्स लॉ जो है वो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मतलब स्ट्रेस इज इक्वल्स टू स्ट्रेन, मतलब जो ये बात हमने कही थी कि स्ट्रेस जो है इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लगा देंगे प्रोपोर्शनलिटी को हटा के, स्ट्रेस होता है लेकिन कुछ लिमिट तक ही होता है, एक लिमिट होती है जब ये चीज़ काम नहीं करती, जब ये चीज़ काम नहीं करती, ठीक है। आई होप स्ट्रेस और स्ट्रेन में कोई आपको दिक्कत नहीं है। चलो तो सबसे पहले ग्राफ तैयार करते हैं, ड्राइंग को लेकर माफ़ किया जाए, ये शक्ल का बुम वाली डायरी मंगवाई है मैंने, ठीक है। इस तरफ स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब मैं फिर भी बनाते बनाते एक बार तुम्हें बता दूं कि जब हम किसी भी चीज़ पर मैं मेटल्स के लिए बना रहा हूँ ये ग्राफ, ठीक है, हाँ, कि जब हम किसी भी मेटल पे जोर लगाते हैं, कोई फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, तो वो कोशिश करता है अपनी उसी फॉर्म में वापस आने की। जैसे रबर बैंड को तुम खींचते हो, स्प्रिंग को तुम खींचते हो या उसको दबाते हो, तो वो कोशिश करता है अपनी रियल शेप में वापस आने के लिए, एक लिमिट तक कोशिश करता है, लेकिन एक लिमिट के बाद जब फोर्स इतनी ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप को रिस्टोर नहीं कर सकता, फिर उसकी शेप परमानेंट चेंज हो जाती है, या तो टूट जाएगा या परमानेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम इनका ग्राफ देखते हैं शुरुआती, तो दोनों ही ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरफ बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसे बनता है, जब दोनों चीज़ें इक्वल रेट से बढ़ रही हैं, नॉर्मल इस तरह से ग्राफ बनता है। यहाँ तक ए पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो, स्ट्रेस बढ़ रहा है, और चेंजिंग शेप भी हो रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, यहाँ तक ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है, एक लिमिट आ चुकी है, अपने रबर बैंड को इतना खींच दिया है कि अब अगर तुमने और इसके ऊपर फोर्स लगाया तो जो स्ट्रेस है जो रिस्टोरिंग फोर्स है, क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, अब वो उसकी लिमिट हो चुकी है, अब लिमिट हो गई है। मतलब आप मान लो एक रबर बैंड है, आपने उसको खींचते खींचते इतना बड़ा कर दिया, अब उसकी लिमिट है बस, उस नहीं, अगर आप उसे और ज़्यादा करोगे ढीला हो जाएगा, इलास्टिक ढीली हो जाती है, तुम्हें पता है ना, रबर ढीली हो जाती है, तो ये लिमिट है कि अब स्ट्रेस जो है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो कम होने लगा है, लेकिन डिफॉर्मिटी बढ़ रही है। तो इस एक से लेकर बी एक पॉइंट आता है यहाँ तक, जो ये पॉइंट है ये कि जहाँ पर आकर जो हमारा मेटल है वो दम तोड़ रहा है, जो हमारा मटेरियल है वो दम तोड़ रहा है कि बस भाई अब मैं और ज़्यादा रिस्टोर नहीं कर सकता, अब भाई स्ट्रेस तो बढ़ नहीं रहा लेकिन स्ट्रेन बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं भाई इलास्टिसिटी की लिमिट, क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जब आप स्ट्रेस बढ़ा मतलब फोर्स बढ़ाते चले जाओगे तो क्या होगा, अब वो इस लिमिट एक डी पॉइंट आएगा, आगे जाके आएगा डी पॉइंट आएगा, इस बी से लेकर डी पॉइंट में तुमने क्या देखा कि स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा, क्योंकि अब रिस्टोरिंग फोर्स नहीं बचा, बस स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है, मतलब चेंजिंग शेप होता ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन, मतलब जो उसकी शेप है मेटल की, वो बुरी तरह से बिगड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब वो रिस्टोर नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अभी भी एक लिमिट है, थोड़ी बहुत जान बची है, तो उसको बोलेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्योंकि हाँ, क्योंकि अभी इलास्टिसिटी तो यहीं तक जाकर खत्म हो गई, बी पॉइंट तक ही, ए तक तो मैक्सिमम इलास्टिसिटी थी, ए और बी के बीच में थोड़ी बची, बी के बाद तो इलास्टिसिटी खत्म, तो रिस्टोरिंग फोर्स बचा नहीं। अब जब कोई अपने आप को रिस्टोर ना कर सके तो उसे हम प्लास्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ा, तो ये हो गया प्लास्टिक डिफॉर्मिटी। अब तक अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो यस बोल दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, अगर अब तक समझ में आ रहा है तो मजा आ गया। अब एक अंतिम पॉइंट जब आएगा कि आपने तो फोर्स लगाना बंद किया ही नहीं, क्या फोर्स लगाना बंद नहीं किया, हाँ, और याद रखना जो डी है ना, यही लिमिट है बस, अब यही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होना शुरू हो गया, और जो डी है ये भाई टेंसाइल लिमिट है,
क्या है, टेंसाइल लिमिट। बस भैया, अब इससे ज्यादा करोगे तो वो चीज ही टूट जाएगी। हाँ। जिस मटेरियल पे तुम फोर्स लगाए जा रहे हो, जिसने अपनी इलास्टिसिटी खोटी, अब वो प्लास्टिसिटी भी खो चुका है, अब उसकी लिमिट हो गई टेंसिलिटी की, कि मतलब इससे ज्यादा नहीं खींच सकता अब वो क्या होगा, टूट जाएगा। टूट ही जाएगा, बिल्कुल टूट ही जाएगा। और जब तुम ना मानो और डी से उसको अगले एक पॉइंट ई तक ले आओ, तो तुम क्या देखोगे कि अब भैया स्ट्रेन भी होना, स्ट्रेन ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेस कुछ भी नहीं बताया, और टेंसाइल लिमिट पूरी हो चुकी है, तो खत्म हो गया। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्चर पॉइंट, कि भैया अब तो ये टूट ही जाएगा। बस अब इस लिमिट पे आ गया है कि यहाँ वो पे मटेरियल डी से डी तक मतलब कुछ ना कुछ रिस्टोरिंग फोर्स था। नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आके तो सिर्फ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गई, अब तो मतलब प्लास्टिक कैरेक्टर में चला गया, वो अपने आप को रिस्टोर तो कर ही नहीं सकता। प्लास्टिक का मतलब क्या है, जो रिस्टोर ही ना कर सके, तो रिस्टोरिंग पावर बची का, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या डिफॉर्मेशन हो रही है, बुरी तरह से मुड़ रहा है, हाँ। ठीक है। और ये लिमिट है बस की टेंसिलिटी की। लेकिन और अगर तुमने इससे भी ज्यादा आगे ले गए, हाँ। तो अब तो क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, फ्रैक्चर पॉइंट आ गया, अब तो वो टूट ही जाएगा, बस बात खत्म। मतलब यहाँ तक अगर तुम ले आए तो इसका मतलब टूट गया वो, इसका मतलब टूट गया। लिमिट तो हो गई थी ना, टेंसिलिटी की लिमिट यहाँ क्रॉस हो गई थी, तो डी से अगर तुमसे ई पे ले आए मतलब अब भी खींचते रहे तो वो टूट जाएगा, वो फ्रैक्चर पॉइंट हो गया। बस समझ में आ गई, पूरा ग्राफ समझ में आ गया, हाँ। मजा आया समझ के, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका एक शॉर्ट बना के डाल दूंगा अगर चाहोगे तो। खैर हमारे लेक्चर्स पे इतने व्यूज़ नहीं आते, हमारे बाकी सब तरह की वीडियोस पे, काउंसलिंग पे, सजेशंस पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है प्रिपरेशन, उस पर बहुत व्यूज़ कम आते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट प्रिपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन ऑफ डूइंग समथिंग विच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू नाउ। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार मैं तुम्हें रिमाइंड करा देता हूँ। जब हमने हुक्स लॉ पढ़ा था, दिस इज हुक्स लॉ, हाँ। इस वजह से एक force साइंटिस्ट आए थे resistance- हुक्स, उन्होंने बोला था एक लिमिट तक, जैसे मैंने अभी हमने देखा ना, लिमिट भी क्रॉस हो जाती है जी, इलास्टिसिटी की एक लिमिट है। अब एक बात बताओ, हुक लॉ सिर्फ यहीं तक तो काम कर रहा था कि स्ट्रेस भी बढ़ रहा था और स्ट्रेन दोनों और बराबर बराबर, लेकिन एक के बाद ये क्या हुआ, ये पूरे के पूरे लॉ की ऐसी की हो गई तैसी। हाँ। अब तो सिर्फ स्ट्रेस बढ़ मतलब स्ट्रेन बढ़ रहा है, पर स्ट्रेस तो बढ़ी ना, कोई जान नहीं बची, और एंड में टूट भी गया। तो मतलब एक जब भी मैंने तुम्हें उस बार बताया था कि ये सिर्फ एक लिमिट के लिए ही हुक्स लॉ एप्लीकेबल है, स्मॉल टाइम के लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल डिफॉर्मिटीज के लिए है, लेकिन बड़ी क्वांटिटी, बड़ी इन सब चीज़ों के लिए काम नहीं करता। तो इसके बाद ही हमें ये मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ना पड़ता है। क्या है, स्ट्रेस जो है भाई वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आया, यही कांस्टेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ना, और यही हमारा यंग्स मॉड्यूलस भी है। तो इसे हमें पढ़ना है। अब इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बनेगा, Stress upon the strain। के यहीं पर छोड़ दो, हाँ। स्ट्रेस ये रहा, हाँ। तो अपॉन में क्या हो गया, स्ट्रेस, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, ये मेरा फॉर्मूला बन गया कांस्टेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इसी के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने इसके ऊपर अच्छा खासा बढ़िया काम किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। क्यों, अब तुम बोलोगे हर दूसरी चीज़ को इंपॉर्टेंट बता दो भैया, क्योंकि भाई सच में इतनी बार पेपर बन चुका है नीट का एनसीईआरटी से कि अब क्या छोड़े और क्या पढ़े वाला तो बात ही खत्म हो चुकी है, वो कहीं से भी दे सकते हैं। लेकिन इतना तो प्रॉमिस है कम से कम कि एनसीईआरटी से ही आ रहा है, और एक्चुअली फिजिक्स तो तुम आंख बंद करके एनसीईआरटी से कवर कर सकते हो, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चंस की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी अगर कोई 42-43 क्वेश्चंस की गारंटी ले सकती है बुक, तो वो सिर्फ एनसीईआरटी है। अच्छे से कर जाओ। सबसे ज़्यादा परेशानी बच्चों को फिजिक्स में होती है, जो कि फिजिक्स सच में ईजी है अगर आराम से बेसिक तरीके से पढ़ा जाए और बिना डरे, है ना। इसे भूत मान लेते हो पहले तो डर पहले लगना शुरू हो जाता है, ये कोई भूत नहीं है। मुझे लगता है बायोलॉजी इज मस्ट मतलब मोर टफ देन ऑफ दिस। ये इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी समझने से ज़्यादा तो मुझे लगता है कि अगर तुम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वगैरह पढ़ते हो तो ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। आई थिंक सो, मुश्किल है, इससे बहुत काफ़ी मुश्किल है वो, है ना, जिस तरह के उसके अंदर नाम है। चलो वो तो कम हो गया अब। तो यंग मॉडुलस क्या है, इसको हम वाई से डिनोट करते हैं, किससे, वाई से डिनोट करते हैं भाई, वही है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब टेंसाइल स्ट्रेस ले सकते हो, नीचे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, लेकिन नॉर्मल अभी इसको याद करो, टेंसिलिटी का मतलब क्या होता है, जब चीज़ों को खींचा जाए, ठीक है। कई बार लेकिन हम चीज़ों को कंप्रेस भी करते हैं, तो कंप्रेसिव फॉर्मूला है, कंप्रेस मतलब दबाते भी तो हैं। एक स्प्रिंग को मैं खींचता हूँ तो मैं स्प्रिंग को दबा भी तो देता हूँ, तभी तो एक्सटर्नल प्रेशर से उसकी शेप चेंज कर रखी है, और दबाने पे भी यही सीन है कि स्प्रिंग अपने नेचुरल फॉर्म में आना चाहती है। चलो तो क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन याद रखोगे, तो टेंसाइल अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। चलो मैंने तो ये वाई के से अलग है, डिफरेंट है। हाँ, यंग मॉडुलस ये है, यंग्स का जो मॉडुलस है उसको वाई से डिनोट करते हैं। हाँ। फॉर्मूला वही है, आया वहीं से है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, आया वहीं से है, नाम वाई से डिनोट करते हैं। यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल यूनिट है, ठीक है। हम टेंसाइल जो स्ट्रेस है, ठीक है, या कभी कभी कंप्रेसिव भी आ सकता है, मैंने कहा ना डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, हम दबा रहे हैं क्या खींच रहे हैं, ठीक है। बट हो तो लेंथ में चेंज रहा है, या तो लेंथ बढ़ेगी या लेंथ डिक्रीज है। डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के ये दोनों के दोनों पार्ट है, ठीक है। पहले मैं पढ़ा चुका हूँ तो अभी तो तुम्हें दिक्कत होगी नहीं। तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं, क्या है ये टेंसाइल स्ट्रेस है, इसे क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं। सोचो, चलो मुझे इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में, क्या बोलते हैं इस साइड को। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम इससे डिनोट करते हैं, ई से। एप्सिलॉन, ठीक है। अब इसका तो मुझे बताना, बहुत बार देखा है, कमेंट में बताना, तो मुझे अगली बार बताना। तो अब जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस है क्या एक्चुअली, फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ऐसे लिख सकता हूँ। तो मेरा वाई का फॉर्मूला क्या बन गया, सीधा सीधा इसको मैं लिखूँ तो जो नीचे है वो ऊपर, हाँ, तो ये हो गया एफ मल्टीप्लाई एल अपॉन में ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल, ये फॉर्मूला आ गया। या तो तुम फॉर्मूले को डायरेक्ट याद कर लो, या ये याद रखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ, और तुम आराम से इसे निकाल सकते हो, या तुम इसे ऐसे याद भी रख सकते हो। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और इस फॉर्मूले से तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी कि यंग मॉडुलस की वैल्यू अगर ज़्यादा है, मान लो ये वाई बहुत ज़्यादा निकल कर आया है, तो फोर्स भी बहुत ज़्यादा है इसका मतलब। तो इसका मतलब अगर किसी भी मेटल का या किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस अगर बहुत ज़्यादा है, ये बात मैंने यहाँ लिख भी रखी है, तुम स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, यंग मॉडुलस अगर ज़्यादा है
तो याद रखना कि उसके अंदर अभी देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ है। इसका मतलब छोटा सा चेंज भी लाना है, डेल्टा एल स्मॉल चेंज, अगर छोटा सा चेंज भी लाना है ना किसी मटेरियल में जिसका यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी। बात समझ में आ गई? बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे और यंग मॉडुलस में ज्यादा होगा। ज्यादा अगर किसी का यंग मॉडुलस बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा ही फोर्स लगानी पड़ेगी उसमें छोटा सा चेंज लाने के लिए भी। हाँ। ठीक है, ये बस समझाने की कोशिश कर रहा था मैं तुम्हें, हो सकता बाद में क्वेश्चंस में काम आएगा। अब मान लो कि मेरे को यंग मॉडुलस निकालना है किसी वायर मटेरियल वायर का, ठीक है, कोई वायर है जैसे लोहे का वायर है या स्टील का वायर है, जो समझ लो पुल वगैरह में लगते हैं, देखे ना तुमने सिग्नेचर जो दिल्ली में पुल वगैरह में जो लगते हैं, तो वहां से तो वही स्ट्रेस अपन स्ट्रेन होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, चेंज इन लेंथ बाय एक्चुअल लेंथ, ये होता है स्ट्रेन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फोर्स है, अगर किसी वायर पे जो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ मैं खींच रहा हूँ इसको, या फोर्स जो लग रही है कौन सी लगेगी, mg लगती है। ठीक है, तो फोर्स क्या होगी mg, और एरिया क्या होता है, तो एरिया बाई क्रॉस सेक्शन क्या है, सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल ही होगा, तो mg अपॉन पाई आर स्क्वायर, और लेंथ मतलब एक्चुअल लेंथ अपन में चेंज इन लेंथ, तो डेल्टा एल बाई एल। फॉर्मुला बनाओगे तो क्या होगा, नीचे वाले ऊपर। ठीक है, तो ये बन गया mg मल्टीप्लाई एल और पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई डेल्टा एल। फॉर्मुला बन के आ गया। अगर वायर वाला क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये अब डायरेक्ट में ये फॉर्मुला याद करने की जरूरत तो है नहीं, मुझे तो लगता नहीं है तुम याद करो mg एल अपॉन में पाई आर स्क्वायर, पर लेकिन हमें फोर्स मतलब अगर गिवन है तो डायरेक्ट पुट करके आंसर तो कुछ ना कुछ तो गिवन हो गई भाई, है ना, जी की वैल्यू नहीं होगी तो मास तो गिवन हो गई कम से कम, नहीं तो फाइंड आउट कैसे करोगे, और अगर नहीं दी होंगी दोनों चीजें और इन सबसे निकालने की कोशिश करोगे तो मैथ्स का क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पर नीट के अंदर तुम्हें वैल्यूज गिवन होंगी, हर चीज पर हर केस में mg फोर्स लगेगा। हाँ, वायर वाले केस में तो ऐसे लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और कौन सा फोर्स लग सकता है बताओ, है ना, या तो सीधा तुम्हें फोर्स की वैल्यू दे रखी होगी, कोई कंप्रेसिव हो गया कि भाई वायर को दबा रहे हैं, पर ऐसा केस कभी होता नहीं है, वायर को हमेशा लटकाते ही है। वायर को दबाने वाला केस तो मुझे लगता है भाई जेई में एडवांस के एग्जाम में कोई दे सकता है, पर नीट के एग्जाम में तो आंख बंद करके बता रहा हूँ, मतलब कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने टॉपिक कम बताए हैं, लेकिन जो मैंने ग्राफ समझाया है और जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में मतलब यंग मॉडुलस समझाया है ना, और उसका जो फॉर्मुला बताया है और डिफरेंट सिनेरियोज में किस तरह से एक फॉर्मुला तैयार किया जाता है वो बताया है। अगर इतनी चीज तुम्हारे समझ में आ गई ना, और इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आ गया, तुम्हारा न्यूमेरिकल छूट नहीं सकता इलास्टिसिटी का, 100% नहीं छूटेगा। न्यूमेरिकल भी करेंगे हम, बने रहो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, जो करना है कर डालो, लाइक कर दो। तो अगली बार जब हम आएंगे मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारी थ्योरी की लास्ट क्लास होगी, और उसके बाद हमारा न्यूमेरिकल का एक स्पेशल सेशन होगा, तो उसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स प्लस कुछ बैक जो क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी वो सॉल्व करेंगे, जो कि मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे इतने क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने के बाद, तुम्हारे क्वेश्चन होने के बाद इस चैप्टर में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे क्वेश्चन नहीं लगेंगे या तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। तो फिजिक्स में तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं नीट में, और 2 क्वेश्चन पक्के हैं तुम्हारे एग्जाम में इस चैप्टर से। चलो ठीक है बच्चों, इस क्लास में एंड करते हैं। तो आज हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की क्लास नंबर 3 है, और ये हमारी आज इसकी इस चैप्टर की थ्योरी की लास्ट क्लास होगी, 11th क्लास फिजिक्स और लास्ट क्लास होगी। अभी तक के इस वीडियो पर अगर आप आए हो तो आई होप आपने पिछले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे, नहीं तो मैं दोनों के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अगर आप फुल वर्जन देख रहे हो इस वीडियो का फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, देख ही चुके होंगे। तो अब हमें यहाँ क्या समझना है, हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, टेंसिलिटी ये सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं। अब हमें न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ना है और बचे हुए टॉपिक्स को कवर करना है। चैप्टर अभी तक बहुत ईजी है क्योंकि हम बहुत आराम से लेकर इसे चल रहे हैं। फिजिक्स को जितना प्यार से आराम से धीरे करोगे, जितने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में दिमाग लगाओगे, जितनी चीज़ें तुम्हारे सामने क्लियर होती चली जाएंगी, उतना बेहतर तुम्हारे लिए आगे है। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ पता है, हमने यंग मॉडुलस का जो फॉर्मुला निकाला था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, मतलब जितना स्ट्रेस के बराबर यंग मॉडुलस होता है। और हमने एक बात भी सीखी थी कि जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा जिस भी मटेरियल का, उसे बैंड करना उतना ही मुश्किल होगा, या उसके अंदर उसकी लेंथ को बढ़ाना या उसे कंप्रेस करना, मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मिटी लाने के लिए आपको बहुत बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस जिसका जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो स्ट्रेस बियर कर सकता है, मतलब उतनी ही इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, रेजिस्ट कर सकता है वो, उतना ही ज़्यादा अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, उतना ही अपने आप को अपनी परफेक्ट शेप में वापस लाने के लिए रेजिस्ट कर सकता है। पंखा चला दो। ठीक है, अब अगली चीज़ आती है रिजिड बॉडी क्या है, पंखा। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है बेटा, रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी ना हो सके, आप कितनी कोशिश कर लो डिफॉर्मिटी नहीं होगी। उसमें स्पेस भी नहीं होता है। इस तरह की बॉडीज खैर एग्जिस्ट नहीं करती आप, क्योंकि आज हमारे पास इस तरह की चीज़ें हैं कि हम किसी भी चीज़ को डिफॉर्म कर सकते हैं, उसके अंदर लगता है वो हमें दिखाई नहीं देता। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है, जिसके अंदर बिल्कुल भी डिफॉर्मिटी ना हो। तो जो उसके अंदर कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी तो उसका मतलब स्ट्रेन होगा ही नहीं, स्ट्रेन होता ही डिफॉर्मिटी है ना। जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, स्ट्रेन जीरो हो गया, बॉडी है ही नहीं ना, कोई नहीं, कोई इस तरह की बॉडी नहीं है। आप हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हो, उसकी शेप को तोड़ सकते हो। ठीक है, बाकी आप बोल सकते हो हाँ चट्टान या डायमंड इसको बोल सकते हो, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स, हाँ थोड़ी तो काफ़ी रिजिड है, नॉर्मली तो आप नहीं तोड़ सकते। अब एक चट्टान आपको मिल जाए या ग्रेनाइट का एक पत्थर आपको मिल जाए पूरा सॉलिड फॉर्म में, तो तुम उसे अपने हाथों से डिफॉर्म नहीं कर सकते, कितना ही फोर्स लगा लेना उसके ऊपर। ठीक है, अब यंग मॉडुलस अगर निकाले किसी रिजिड बॉडी का तो वो इन्फिनिटी होगा, क्योंकि कितना भी फोर्स लगा लो उसके ऊपर उसमें कोई चेंज आने वाला ही नहीं है, उसका स्ट्रेन ही जीरो है। तो अगर मैं फॉर्मुले में लगाऊं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है तो स्ट्रेन जीरो हो गया, तो किसी के ऊपर में जीरो होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो आंसर क्या है, इन्फिनिटी। मतलब यंग मॉडुलस क्या है, इन्फिनिटी भाई, बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि कोई लिमिट ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसके अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते। ठीक है, अच्छा अब लिक्विड की अगर बात करें तो भाई ये तो इसका तो शेप यूँ ही चेंज हो जाता है, कुछ करना भी नहीं पड़ता आपको। बर्तन में लिक्विड रखा है, बर्तन को पलट दो, शेप चेंज हो जाएगी उसकी।
तो उसके अंदर तो शेप में जाएगा। उसकी तो डिफॉर्मिटी बहुत आसान है, मतलब वो तो डिफॉर्म आराम से हो सकता है लिक्विड। गेट बंद कर दो बेटा, बहुत आवाज़ आ रही है। जोर लगाओ, बैठ जाओ। चलो, तो लिक्विड का तो भाई तुम्हें पता ही है कि स्ट्रेन बहुत ही ज़्यादा है। तो यंग मॉडुलस क्या है? 0 ही है। क्यों है 0 भाई? जब यंग मॉडुलस तो तभी होगा ना जब जो मटेरियल है वो कुछ रेजिस्ट करे, कुछ कोशिश करे रोकने की, अपनी शेप को बदलने से रोकने की कोशिश करे। यहाँ तो कोई कोशिश है ही नहीं, तो यंग मॉडुलस तो 0 ही होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी एक बात लिख दी है कि किसी भी मटेरियल का यंग मॉडुलस कम हो तो याद रखना उसको डिफॉर्म करना आसान है, उसकी डिफॉर्मिटी हमेशा ज़्यादा होगी। तो मेटल्स के लिए ज़्यादा होती है। चार्ट देखो, एनसीईआरटी निकाल के लाओ एक बार। इतने में आपको आगे एक वो दिखाता हूँ। अब इस चैप्टर के अंदर एक टेबल बनी हुई है, वो टेबल दिखाओ एनसीईआरटी में। ठीक है, ये तो यहाँ पे आपको यंग मॉडुलस देखने को मिलेगा अलग अलग एलिमेंट्स का, है ना, या मटेरियल्स का। एल्यूमिनियम का, कॉपर का, आयरन का, स्टील का, ग्लास का। अब कंक्रीट मतलब सीमेंट ब्लॉक या सीमेंट का मान लो, जब वो सॉलिड हो जाती है और जिसके अंदर थोड़ी सी बजरी भी मिली हो। वुड हो गया, बोन मतलब हड्डी हो गया। हाँ, क्योंकि लिक्विड को तुमने बहुत जोर लगाना पड़ता है ना उसकी शेप को चेंज करने में। लगाना पड़ता है। तो जब उसके अंदर कोई ऐसा क्या पानी, जब तुम पानी में फोर्स लगाते हो कि पानी तुम्हारे ऊपर जोर लगाता है, नहीं भाई मेरी शेप चेंज मत करो, इजीली हो जाता है। तो फिर उसका यंग मॉडुलस होगा ही कहाँ से? यंग मॉडुलस तो तभी आएगा ना जब उसके अंदर कुछ स्ट्रेन आएगा। और स्ट्रेन कब आता है? जब वो अपने आप को रोकता है, अंदर से रोके अपने आप को, पर वो रोकता ही नहीं। स्ट्रेन है ही नहीं, मतलब स्ट्रेस है ही नहीं, सॉरी, जब स्ट्रेस है ही नहीं और डिफॉर्मिटी 1 मिनट में हो रही है तो यंग मॉडुलस कहाँ से आएगा? तो 0 ही है ना। यंग मॉडुलस तो किसी का उसी बॉडी का तो बनेगा जो भैया रोके। अब रबड़ में खींच रहा हूँ तो रबड़ कोशिश कर रही है अपनी शेप में वापस आने की, मतलब उसके अंदर स्ट्रेस आ रहा है। अगर फोर्स लगा रहा हूँ तो स्ट्रेस आ रहा है ना। तो अपने अगर मैं छोड़ दूंगा तो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगी। मैं पानी को बहा दूंगा, वो नॉर्मल अपनी कंडीशन में आने की कोशिश करता है क्या? तो उसके अंदर तो कोई स्ट्रेस है ही नहीं। पानी क्या है? फ्लो है, कोई स्ट्रेस नहीं है उसमें। जब स्ट्रेस ही नहीं है तो यंग मॉडुलस कहाँ से प्रकट होगा? क्योंकि यंग मॉडुलस तो है ही ना भाई, स्ट्रेस के बराबर सीधा सीधा। चलो, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ दे रखा है। 2 मटेरियल्स है, एक ए है और एक बी है। देखो ये ग्राफ मैंने आपको बहुत बढ़िया समझाया था। ये ग्राफ बहुत ज़रूरी है समझना। मैंने तुम्हें बताया था ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर से नीट में। तो ग्राफ तो आपने समझ रखा है। स्ट्रेस और स्ट्रेन कभी थोड़े टाइम के लिए एक साथ चढ़ते हैं। जब फोर्स ज़्यादा हो जाती है तो जब उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है फिर वो एक लिमिट तक खींचता है, डिफॉर्मिटी ज़्यादा होती है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब ब्रेकिंग पॉइंट हो जाता है कि बस अब वो टूट जाएगा, है ना, फ्रैक्चर पॉइंट आ जाता है। तो आपने ये देखा ही हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जब इस ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं तो हम ये स्लोप भी देखते हैं। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई? स्लोप क्या होती है? इंक्लाइंड, है ना, कैसी इंक्लाइंड हो रही है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे। तो अगर मैं देखूँ तो डी याद दिलाता हूँ तुम्हें। वैसे हो सकता है तुम ये चीज़ जानते हो, पर फिर भी मैं याद दिलाता हूँ मैंने कैसे देखा। ये डी होता है, डी है ना जो एंगल नापता है। यहाँ बीच में क्या होता है? 90, ठीक है, 0 और 180, यही तो होता है। एंगल यहाँ से बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। आप जरा इन दोनों की स्लोप चेक करो। एक एंगल 90 की तरफ है इसका स्लोप और एक एंगल 90 से नीचे की तरफ है, मतलब यहाँ कहीं है इसका बी का और इसका 90 के पास है। तो इन दोनों में से एंगल ज़्यादा कौन सा होगा? ये बी वाला ज़्यादा होगा ना, क्योंकि यहाँ 0 से बढ़ता हुआ जाता है। 90 से होता है 180 होता है, मतलब ये ज़्यादा है। तो स्लोप ऑफ बी इज बिगर देन स्लोप ऑफ ए। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई। ग्राफ में एक चीज़ एक कंपैरिजन देखना समझ में आ गया ना, ठीक है, इसलिए मैंने समझाया। चलो, एक चीज़ देखने में समझ में आ गई तो कोई बात नहीं। चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ग्राफ को देख के बताओ कि इन दोनों के अंदर से जो यंग मॉडुलस किसका ज़्यादा होगा। तो बस याद रखना जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। हाँ, तो बी वाले का ज़्यादा होगा तो उसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा। हाँ, अगर हाँ मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, इसे करेक्ट कर लेना, ठीक है। तो जिसका स्लोप अधिक होगा उसका ज़्यादा होगा, ईजी है। और मटेरियल कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा इन दोनों में से? तो जिस मटेरियल का यंग मॉडुलस ज़्यादा होगा वही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा होता है उसका स्ट्रेस ज़्यादा होता है। और जिसका स्ट्रेस ज़्यादा होता है इसका मतलब वो ज़्यादा फोर्स लगाता है अपने आप को दोबारा शेप में लाने के लिए। और इसका मतलब वो डिफॉर्म होना थोड़ा सा मुश्किल है उसका, मतलब कम एज कम्पेयर टू दूसरे से कम टाइम, ज़्यादा टाइम में डिफॉर्म होगा। मतलब स्ट्रेस ज़्यादा है, ज़्यादा बियर कर सकता है, ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स झेल सकता है। तो यंग मॉडुलस, जिसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है समझो ये मटेरियल काफ़ी रिलायबल है। हाँ, चलो एक न्यूमेरिकल उसको एंड में करेंगे। अभी थोड़ा सा बल्क मॉडुलस पढ़ लेते हैं। ये बल्क मॉडुलस क्या है? तो देखो, अभी तक तुमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, ठीक है, यंग मॉडुलस जो आपने पढ़ा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होता है, मॉडुलस जो भी हो वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही होगा। लेकिन बस जहाँ पर बात आ जाए ना हाइड्रोलिक या वॉल्यूम चेंज की बात आ जाए, लिक्विड की बात आ जाए, वहाँ पर बल्क मॉडुलस का नाम आ जाता है सर। तो यहाँ पर ये हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेन लिखा हुआ है, तो भाई बी से इसको डिनोट करते हैं कैपिटल से, बस बात करो। वही मॉडुलस तो यही होता है। अब यहाँ पर बल्क लिखा है तो ये मतलब हाइड्रोलिक की बात हो रही है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम की बात हो रही है। वहाँ तो क्या चेंज इन लेंथ होती थी ना, चेंज इन लेंथ अपॉन में एक्चुअल लेंथ, ये था फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम अकॉर्डिंग, हाँ वॉल्यूम। तो शुरुआत से ऐसे ही चल रहे हैं। ये क्या है? माइनस पी,
B इक्वल्स टू माइनस पी, मतलब स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब तुम बोलोगे यार माइनस पी क्यों आ गया, ये है प्रेशर। अब प्रेशर ही क्यों आया, क्योंकि भाई स्ट्रेस आएगा कैसे, अगर मैं हाइड्रोलिक की बात कर रहा हूँ, लिक्विड की बात कर रहा हूँ, तो वो प्रेशर ही डालेगा ना किसी के ऊपर। अब मान लो ये पानी भरा हुआ भी कर है, इसके अंदर मैंने एक बॉल डाल दी, तो जो पानी क्या है इसके ऊपर प्रेशर डालेगा ना, इस बॉल के ऊपर प्रेशर डालेगा और इसकी वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। जितना ज़्यादा गहरे पानी में डालता रहूँगा उतना वाटर इसके ऊपर आता जाएगा, जितना वाटर इसके ऊपर आता जाएगा वेट बढ़ता जाएगा और वो इसको पिचकाना शुरू कर देगा। ठीक है सॉरी। अच्छा, नेगेटिव में क्यों लिया पी को, नॉर्मल क्यों नहीं लिया, क्योंकि बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप होता है ना वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट नहीं होता। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घट जाएगा। मान लो मैंने किसी गुब्बारे के ऊपर प्रेशर बढ़ाना चालू किया ऊपर से, तो वो थोड़ा पिचकना शुरू हो जाएगा ना। या किसी नॉर्मल डब्बे को लिया मैंने, उसको मैं दबा दूँ तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ा दूंगा तो याद रखना इन दोनों का जो होता है इन्वर्स इनका एक दूसरे से नाता है, इसीलिए माइनस पी सामने आता है। तो ये देखो यहाँ मैंने लिख भी दिया है, वॉल्यूम घटता है क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ता कब है, जब प्रेशर घटना है। ठीक है, वैसे ये बात तुम्हें पता है, पर फिर भी कंफ्यूजन ना हो तो ऐसा याद करें, अगर किसी के ऊपर मैं प्रेशर डाल दूँ दबाऊँ से, तो उसके वॉल्यूम में क्या होगा, डिक्रीज होगा। यूनिट वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही है ना। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बल्क मॉड्यूलस को उल्टा कर दो तो यही कंप्रेसिबिलिटी है। अच्छा, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है वैसे कि आप ठीक उल्टा कर दो, जो भी तुम्हारी बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू निकल रही है ना, उसे इन्वर्स कर दो, तुम्हारा कंप्रेसिबिलिटी निकल आएगा। केसी से डिनोट करते हैं, समझ में आ गई। तो उसको भी डिनोट करते हैं ना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कैपिटल के है ना, तो बस यही है, कंप्रेसिबिलिटी बोलेगा सीधा पूछेगा तो। हाँ, और कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि तुम किसी चीज़ को कितना दबा सकते हो, कितना कंप्रेस कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा सॉलिड मटेरियल होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, मतलब उसे कंप्रेस करना मुश्किल होगा, और जितनी हल्की मटेरियल होगी उसे कंप्रेस तुम आराम से कर सकते हो। है ना, यही है। वैसे आराम से समझ लो कार्डबोर्ड है तो तुम आराम से उसको कंप्रेस कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हें वो दे दूँ, थोड़ा सा और हार्ड मटेरियल दे दूँ, प्लास्टिक दे दूँ सॉलिड सी, तो उसको थोड़ा सा और मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। फिर उसके बाद में तुमको लोहे का बॉक्स दे दूँ तो तुम्हारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको हाथों से कंप्रेस करना। ठीक है तो बल्क मॉड्यूलस का ठीक उल्टा है। तो एक ये और चीज़ याद कर लो, बहुत काम आएगी तुम्हारे लिए, नीट में क्वेश्चन बन जाता है इससे, बहुत इजी टॉपिक है, बेसिक समझ में आ गया तो खेल ही खत्म है। बल्क मॉड्यूलस वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा होती है, बल्क मॉड्यूलस किसका सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कौन है ऐसा जिसके वॉल्यूम में कम से कम चेंज आएगा, जिसका ज़्यादा बल्क मॉड्यूलस होगा उतना ही कम चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में। तो जो सॉलिड होते हैं उसमें ज़्यादा फोर्स लगेगा, उसमें ज़्यादा फोर्स लगाने पे भी वॉल्यूम में चेंज ज़्यादा नहीं आएगा। तो सॉलिड है, सॉलिड के बाद लिक्विड के बाद गैस। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी मॉड्यूलस और बल्क मॉड्यूलस के ठीक उल्टा। हाँ, तो बल्क मॉड्यूलस का ठीक उल्टा होता है कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पर सॉलिड की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ सॉलिड की सबसे कम होगी कंप्रेसिबिलिटी, मतलब सॉलिड को कंप्रेस करना सबसे मुश्किल है, उसके बाद लिक्विड को थोड़ा और आसान, और गैस को सबसे आसान, आराम से तुम कंप्रेस कर सकते हो। यही बात है। तो कोई भी एक चीज़ दोनों में से याद होगी तो दूसरी चीज़ तुम निकाल दोगे, क्योंकि बल्क मॉड्यूलस और कंप्रेसिबिलिटी एक दूसरे के क्या है, ठीक उल्टे, इन्वर्स है। आप कुछ एप्लीकेशंस देख लो भाई, एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर, खैर इसके बारे में हमने शुरू में भी डिस्कशन किया था। जैसे आप क्रेन होती है, वो चीज़ों को वेट उठाती है, तो इस तरह से उसका एक सिस्टम होता है, यहाँ एक पुली लगी होती है, नीचे रोप होती है, कुछ भी सिस्टम हो सकता है उठाने का। तो जो यहाँ पर वायर यूज़ होता है उसका यंग मॉड्यूलस देखोगे तभी तो उसको यूज़ करोगे कि भाई मैं कितना वेट उठा रहा हूँ, इससे तो मुझे क्या मटेरियल यहाँ यूज़ करना चाहिए, या जो मेरी वायर होनी चाहिए इसकी, वो क्रेन की, वो उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, है ना, कितनी मोटाई होनी चाहिए, तो डिपेंड करता है कितना वेट तुम उठाओगे। और लेकिन यहाँ पर तो इलास्टिक बिहेवियर चाहिए तुम्हें, लेकिन ये जो ये क्रेन का ये जो जुड़ा होता है, ये मेन बॉडी जो लोहे की होती है, आर्म जो होती है, यहाँ ड्राइवर बैठता है, तो ये जो होती है ये तो इलास्टिक नहीं होनी चाहिए, ये बैंड नहीं होनी चाहिए। तो इसकी जो इलास्टिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए इसके अंदर, मतलब उसका यंग मॉड्यूलस और भी तेज होना चाहिए। तो आप इसकी क्यों कैसे चूज़ कर सकते हो भाई, इन सबको पढ़ के ही चूज़ कर सकते हो। अच्छा, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो या थिकनेस निकालो उस वायर की जो यूज़ होगी किसी वेट को उठाने के लिए, तो आराम से निकाली जा सकती है। कैसे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है इसका फॉर्मूला याद करके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, क्रॉस सेक्शन इसको बोलते हैं भाई, मोटाई को ही बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। कैसे निकाल सकते हो, तो इसका फॉर्मूला होता है W/SR। तुम बोलोगे W/SR क्या है भाई, W/SR का मतलब है वेट। एक तो ये चीज़, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, कितना वजन उठाया जाएगा, और SR होती है स्ट्रेंथ, जो भी मटेरियल तुम यूज़ कर रहे हो उस वायर को बनाने में उसकी स्ट्रेंथ, और वो कितना वेट उस पर उठाना है तुम्हें। ये दो चीज़ें, हाँ, ये दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। ठीक है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होना चाहिए वो इन सबसे या तो ज़्यादा होना चाहिए इन दोनों से, या इनके बराबर होना चाहिए। इन दोनों के रेशियो के या तो बराबर या इनसे बड़ा होना चाहिए, इनसे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेट उठाते हुए वायर टूट जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेस होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है ना चलो, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और देखो, स्ट्रेंथ कैसे निकलती है, किसी भी कोई भी मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी भाई कि इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसकी पावर ज़्यादा है। जैसे मैं बोलूँ कि अगर तुम कंपेयर करो कॉपर, आयरन और स्टील, तो बताओ इन तीनों में से कौन सा सबकी इनमें सबसे वीक कौन सा है,
तुम बोलोगे कॉपर सबसे वीक है, हाँ टूट सकता है बहुत जल्दी, हाँ ठीक है। और उसके बाद तुम बोलोगे स्टील सबसे स्ट्रॉन्ग है, हम्म, फिर उसके बीच में आयरन है, हाँ ठीक है। तो किसी की भी स्ट्रेंथ अगर नापनी है ना, तो यही तरीका होता है मटेरियल की स्ट्रेंथ का। गिवन होती है बहुत सारे केसेस में, गिवन ही होगी एग्जाम्पल में, ठीक है ना, ठीक है। और वेट क्या होगा भाई, वेट तो अगर कुछ लटक रहा है किसी चीज़, मतलब समझ लो लटक रहा है क्रेन से, तो mg फोर्स लगेगी उसमें तो, हाँ है ना, उसका मास और ग्रेविटी। gravity, चलो अब एक एग्जांपल है कि स्ट्रेंथ दे रखी है स्टील की, उसका वायर बनाना है, वो दे रखी है 300 × 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर, और उससे 104 किलोग्राम का वेट उठाना है। ये गिवन है दो चीज़ें, ठीक है। अपॉन में करेंगे हाँ, तो तुम्हें क्या निकालने को बोल रहा है, थिकनेस निकालने को बोल रहा है। हाँ तो फॉर्मूला क्या होता है, W/SR, ऐसा, मतलब वेट बाय weight by strength, स्ट्रेंथ। तो वेट क्या है वेट क्या है, 300, हाँ, तो जो भी चीज़ें गिवन है ना, जो चीज़ें गिवन है वो हमने यहाँ पुट अप कर दी, ठीक है। अच्छा ये कहाँ से आया, ये 10, तो जी की वैल्यू मैंने 10 ले ली, 9.8 होती है वैसे, मैंने 10 ले ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस मल्टीप्लाई किया और आंसर सामने आ गया, तो ईजी है ये तो। चलो बाकी किस चीज़ में और चीज़ें, जैसे पिलर, अब तुम कोई छत बना रहे हो या बिल्डिंग बना रहे हो, तो कितने पिलर लगेंगे उसमें, कहाँ कहाँ पर पिलर की पोजीशन होगी, पिलर की थिकनेस क्या होगी, इन सबसे में स्ट्रेंथ पता चलती है। हाँ, मतलब कितना लोड, भाई इतना लोड आ रहा है ऊपर, समझ लो इतनी बड़ी छत बनेगी तो कितने पिलर्स नीचे लगने जरूरी हैं, तो ब्रिज कैसे बनेगा, ब्रिज में कैसे वायर यूज होंगे, किस तरह से उसे हैंग करेंगे, इस तरह का सिस्टम बनेगा या इस तरह का सिस्टम बनेगा। तो ये सारा, ये समझ लो कि ये सिविल इंजीनियरिंग वाला काम है, उसको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए सारी चीज़ें, हाँ ठीक है। हाँ देखो इसके अंदर लिखना है, इसके अंदर एक चीज़ मैंने लिखी है, या तुम्हें वैसे ही पता होना चाहिए। अगर बैंडिंग को कम करना है, मतलब मान लो कि तुमने ऐसा ब्रिज बनाया आयरन का, वो बैंड हो जाए वेट की वजह से, तो नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ऐसे मटेरियल यूज़ करने हैं जिसका यंग मॉडुलस क्या हो, बड़ा हो, लार्ज हो, और जितना ज़्यादा यंग मॉडुलस होगा उतना ही कम वो बैंड होगा, उतना ही कम उसके अंदर डिफॉर्मिटी होगी, उतना ही कम स्ट्रेन होगा, क्योंकि स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस का इन्वर्स होता है, हाँ और स्ट्रेस के डायरेक्ट होता है। फॉर्मूला ये है ना, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, वो डायरेक्टली होता है हीट। क्या है भाई, हीट एक एनर्जी की फॉर्म है, सिर्फ एक एनर्जी की फॉर्म है, और जैसी एनर्जी परफॉर्म करती है ना, उसी तरीके से हीट भी परफॉर्म करती है, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इसका ये मतलब है कि हम कितने ठंडे हैं या कितने गर्म है, वो हीट की वजह से पता चलता है। एक्चुअली कोल्ड जो है वो कोल्ड कुछ भी नहीं है, ठंडा कुछ नहीं होता, ठंडे का मतलब है हीट कम है, ठंडे का मतलब क्या है, हीट कम है, और हॉट का मतलब है हीट ज्यादा है, ठीक है। चलो अब इसकी यूनिट क्या है, कैलोरी और जूल दोनों में नापा जा सकता है, कैलोरी सीजीएस में और जूल एसआई यूनिट है, ठीक है। एक कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं, इसका मतलब कैलोरी इज अ बिग यूनिट, बस बता रहा हूँ, यूज हो सकता है बाद में। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। इसका मतलब किसी भी बॉडी की हीट को अगर तुम नाप लो तो वही हमारा टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर में बी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी विच डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर नापने के बाद आप ये बता सकते हैं कि हीट उस बॉडी से बाहर जाएगी या उस बॉडी के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, फ्लो करती है। क्यों? हीट एक एनर्जी है जो कि ज्यादा से कम की तरफ मूव करती है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने वैसे भी पढ़ा हुआ है, अगर आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा तो इसका ये मतलब है कि एनर्जी जो होती है या इवन हीट जो है, स्पेसिफिकली हीट जो है वो अपने सराउंडिंग में फैलती है या सराउंडिंग से अंदर आती है, ताकि हम बैलेंस करती है उसको, हीट को, मतलब टेम्परेचर को बैलेंस करती है। मान लो एक चाय का कप रखा हुआ है, ठीक है, जो गर्म है, अगर आपने उसको कुछ देर नहीं पिया तो वो ठंडा हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उस वो हीट बाहर जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों? ताकि बाहर का और यहाँ का, अंदर कप का, दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। इसी तरीके से अगर कोल्ड ड्रिंक रखी होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो बोलेंगे वो गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड है तो बाहर का टेम्परेचर अंदर की तरफ मूव करेगा, हीट मूव करेगी। सही बात है, टेम्परेचर तो नहीं मूव करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट मूव करेगी अंदर की तरफ और वो टेम्परेचर बाहर सराउंडिंग के टेम्परेचर से इक्वल हो जाएगा। चलो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा एक बात याद रखना, जब भी हीट किसी बॉडी को मिलती है तो उसके पार्टिकल जो है वो एक्साइटिंग फॉर्म में आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को हीट मिलती है तो एक्साइट हो जाता है, सेम वही कंडीशन है। हर चीज मिली बनी तो भाई एटम से ही, और एटम के अंदर क्या है, अगर और अंदर जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ जाती है उन पार्टिकल्स की जिनसे वो बॉडी मिलकर बनी होती है, वो एक्साइटिंग स्टेट में आ जाता है, आप ये कह सकते हो। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर का। अब ये क्यों जरूरी है? पहले तो पेपर में बहुत आता था, खैर अब कई बार ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, तो शायद अब ना आए, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब यूज हो जाए। तो इंपॉर्टेंट है हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है। देखो वैसे एक चीज बताऊं, ये दोनों हैं ही एक दूसरे से ही, ये एक दूसरे से ही है। हीट तो सीधी सी बात है भाई, एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन हीट को नापने की जो डिग्री है, कोल्डनेस वो ही टेम्परेचर है, सिर्फ इसके नापने का तरीका है टेम्परेचर, ठीक है। अब हीट क्या है? ये टेम्परेचर का कॉज है। टेम्परेचर इसी की वजह से तो है, कम या ज्यादा है तो हीट की वजह से। इट इज द हीट दैट कॉज अ चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। और यही है, अगर ये बॉडी में आ जाए, ज्यादा हो जाए तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और बॉडी से निकल जाए तो टेम्परेचर घट जाएगा। और टेम्परेचर क्या है भाई? ये हीट का इफेक्ट है, ये भी हीट पे डिपेंड करता है। इट डज नॉट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब लेकिन याद रखना हीट को नहीं पता कि वो किस तरफ से किस तरफ मूव करेगी, टेम्परेचर डिटरमाइन करेगा। अगर मैंने जैसे बता दिया, सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा, जहां हाई होगा वहां से जहां लो होगा उस तरफ मूव करेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे कोल्ड ड्रिंक होगी तो अंदर की तरफ आएगी हीट, और अगर चाय होगी गर्म तो बाहर की तरफ जाएगी। अब कुछ भी ठंडा या गर्म अब इसकी जगह प्लेस कर सकते हैं।
ठीक है। तो भाई हीट हमेशा जूल और कैलोरी में काउंट होती है, और टेम्परेचर इट इज हमेशा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन में होता है। और एक स्केल और है, आगे आप पढ़ेंगे। वैसे 9 क्लास में आप पढ़कर इन्हें आए हुए हैं, तो यहाँ भी आपको इन्हें पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद भाई थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या है? जो तुम्हें बोला ना, टेम्परेचर जो हम नापते हैं किसको, जब हम नापते हैं हीट को तो वो टेम्परेचर हो जाता है, ठीक है, कि ज़्यादा या कम, कोल्डनेस या हॉटनेस। तो उसको यूज़ करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वही थर्मामीटर है। अब थर्मामीटर में, हर थर्मामीटर में कोई ना कोई एक इस तरह की चीज़ यूज़ होती है जो कि टेम्परेचर के घटने या बढ़ने से वो मूव करे, बदले, पोजीशन को चेंज करे, ताकि हमें पता चले हाँ भाई टेम्परेचर घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हॉटनेस बढ़ रही है या कोल्डनेस, ठीक है। तो नॉर्मल तो आपने मरकरी थर्मामीटर देखा ही होगा, जो कि आपके डॉक्टर जो होते हैं, है ना, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, जो उसमें हाँ फीवर चेक करने के लिए उसमें अंदर मरकरी भरी होती है, तो आपके वो माउथ में लगाते हैं। अगर आपका हीट ज़्यादा होता है तो वो मरकरी वो ऊपर की तरफ मूव करती है, और स्केल में आपको बुखार बताया जाता है कि 100 बुखार है, या जो भी बुखार वहाँ पर कैलकुलेट होता है, जहाँ तक भी वो मरकरी उसमें जाती है। इसी तरीके से गैसेस को नापने के लिए प्रेशर ऑफ अ गैस को कांस्टेंट रखते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर यूज होता है। अगर प्रेशर को वॉल्यूम को, प्रेशर को अगर कांस्टेंट किया तो कांस्टेंट गैस थर्मामीटर यूज होता है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक चीज़ों को नापने के लिए अलग अलग, जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर में जो प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर यूज होता है, तो अलग अलग चीज़ को नापने के लिए अलग अलग थर्मामीटर का यूज हम करते हैं। केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, लेबोरेटरी के अंदर जो थर्मामीटर यूज होता है वो बड़ा होता है और हैवियर होता है। चलो इजी चैप्टर है, इजी लेकर चलो, ज़्यादा इसको दिमाग में डालने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस देखो। अब भाई थर्मोमेट्रिक स्केल्स क्या है, नापने के जो तरीके हमने 9th क्लास में पढ़े थे वही हैं। एक बार याद कर लेते हैं उनको। जैसे कि एक सेल्सियस स्केल था, फ़ारेनहाइट था, र्यूमर एक नया आ गया स्केल, एक नया तो खैर नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई में नया है, और केल्विन स्केल। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन तो आपने पढ़ी है, र्यूमर स्केल ये आ गया है ना, या रीमर बोल दो उसको, रीमर बोल दो, जैसे याद हो याद कर लो। सेल्सियस में सबसे कम पॉइंट क्या है? 0 डिग्री, और हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? 100 ये वाटर का है बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, अब फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट है 32 और हाईएस्ट पॉइंट 212, इसे हम अपर फिक्स पॉइंट और सबसे कम को लोअर फिक्स पॉइंट भी बोल देते हैं। रीमर स्केल के लिए भाई लोअर फिक्स पॉइंट 0 आर और अपर के लिए 80 आर, तो 0 और 80 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि लोअर लिमिट क्या है और हायर लिमिट क्या है, इनकी याद, लोअर पॉइंट क्या है, हायर पॉइंट क्या है, याद करने पड़ेंगे। कैलोरी स्केल का 273 है, 273.50, तो पॉइंट को तो छोड़ दो, ये 15 है, तो 273 याद रखना, ये लोअर है और हाईएस्ट है 373। अब कन्वर्ट करना तो आपको याद ही होगा, 9th में हमने किया था, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं तो फॉर्मूला यूज होता है 9C/5 इज इक्वल्स टू F-32। इंपॉर्टेंट है भाई। खैर आप बोलोगे भैया तो नीट में तो नहीं आ जाएगा, नीट में तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, कुछ छोटे मोटे एमसीक्यूज के नंबर में आ सकता है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ये ऐसे इस तरह का क्वेश्चन। तो मान लो कि 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो बस फॉर्मूला याद होना चाहिए 9C/5 F-32। सी की जगह पर 37 आपको रखना है डिग्री सेल्सियस की जगह पे, और सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है, 9 की यहाँ से मल्टीप्लाई की 333/5 F-32। अब 32 को उधर भेज दो तो प्लस हो जाएगा, और 5 की यहाँ से डिवाइड कर देना, 5 6 जा 30 है ना, और इसी तरह से डिवाइड करोगे तो 66.5, हाँ ये आंसर आया आपका 66.5 और प्लस 32 तो ये आ गया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एट व्हाट टेम्परेचर 0 डिग्री बिकम इक्वल टू फ़ारेनहाइट, मतलब सॉरी डिग्री सेल्सियस बिकम फ़ारेनहाइट डिग्री, मतलब कोई एक ऐसा कॉमन टेम्परेचर भी होता है क्या जिस टेम्परेचर पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों सेम हो जाए? होता है क्या? तो हाँ होता है, और वो होता है बेटा 40 डिग्री सेल्सियस। हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कैसे होता है। तो मान लो ये आपका फॉर्मूला है जो सामने 9C/5 इक्वल्स टू F-32, नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस कब होगा हमें नहीं पता, इक्वल x मान लेते हैं, और इसको भी हम x मान लेते हैं फ़ारेनहाइट को भी, ठीक है। तो 9/5 x इक्वल्स टू x-32, 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो होगा 5x, और 32 से 5 की मल्टीप्लाई होगी 160, ये 9x रह गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप जरा 5x इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x माइनस 5x 4x रह गया बेटा, माइनस ये प्लस है ना, ये तो इधर जाके माइनस ही थी, तो 4x और ये माइनस का 160 रह गया, ठीक है ना। अब x इक्वल्स टू 160/4, 4 से 4 कटेगा तो x डिग्री आ गया -40 डिग्री, ठीक है। तो ये -40 डिग्री जो है एक ऐसा इक्वल टेम्परेचर है जिस पर फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस होता है, सेम। इसको एकदम एज इट इज याद कर लेना, और बाकी भूल जाओ तो ये निकालने का तरीका तो बहुत ईजी है, बस दोनों को x लेना है और सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, ईजी है, ठीक है। ओके तो भाई केल्विन और डिग्री सेल्सियस में एक दूसरे में कैसे बदला जाता है जरा ये भी देख लीजिए। तो सिर्फ 273 से आपको प्लस करना होता है, डिग्री सेल्सियस हमेशा छोटा होता है और केल्विन बड़ा होता है, ये मेरा याद करने का तरीका है। तो अगर डिग्री सेल्सियस दिया है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 से प्लस कर देना, और केल्विन दिया हुआ डिग्री सेल्सियस करना है तो सिर्फ आपको माइनस कर देना है। तो एग्जाम्पल अगर 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है केल्विन में कन्वर्ट करना है तो बस 273 से प्लस करना है, तो कर दिया और यहाँ 300 केल्विन आ गया। इजी है, 9th क्लास में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी, मतलब जब आपको थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपका ये फॉर्मूला यूज होता है TL/UL इज इक्वल्स टू TL/UL। इसको याद करने का तरीका है टिल्लू बटे में उल्लू, कन्वर्जन का ये फॉर्मूला याद करने का क्या तरीका है? टिल्लू बटे में उल्लू, टिल्लू मतलब टीलू उल्लू, टिल्लू उल्लू, ये मेरा तरीका याद करने का, आपका जो भी हो। अब ये क्या है जरा देख लेते हैं। टी का मतलब है टेम्परेचर ऑफ ऑन वन स्केल। इसका मतलब ये होगा कि आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, इसके अंदर बोला होगा भैया कि एक टेम्परेचर दिया हुआ है, हो सकता है फ़ारेनहाइट में दिया हो, है ना, और उसको कन्वर्ट करने को बोलेगा डिग्री सेल्सियस में, रीमर में, या फ़ारेनहाइट में, या केल्विन में, जहां भी कन्वर्ट करने को बोलेगा, ठीक है। तो पहला स्केल जो गिवन होगा, दूसरा स्केल जो निकालना होगा, मतलब जिसमें आपको उसे कन्वर्ट करना होगा। ऐसे होता है क्वेश्चन, अभी दिखाऊंगा, इजी हो जाएगा, फुल फॉर्म दिखा रहा हूं। तो पहले टेम्परेचर ऑन फर्स्ट स्केल, ठीक है, माइनस या माइनस होता है बीच में, फॉर्मूला पूरा ये है T1 - L/U - L, T1/U1। अब T1 U1 क्यों बोला है? फर्स्ट स्केल
फर्स्ट स्केल, ये सेकंड जो निकालना है सेकंड, जो दिया है फर्स्ट, जो निकालना है वो सेकंड, ठीक है। तो टी है टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस एल का मतलब है लोअर फिक्स पॉइंट, अब जो भी उसका लोअर फिक्स पॉइंट होगा, अब नीचे है अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। इसी तरीके से सेम ये T2 में यूज होगा। ये फॉर्मूला है टिल्लू अपॉन टिल्लू के नाम से मैंने इसको याद रखा है। एक क्वेश्चन करते हैं न्यूमेरिकल, देखो जरा। तो कन्वर्ट 37 डिग्री सेल्सियस इंटू फ़ारेनहाइट, अब फ़ारेनहाइट में चेंज करना है इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो कैसे होगा देखो, बहुत ईजी है। पहले खैर शुरुआत हम इससे कर चुके हैं और हमने फॉर्मूला यूज़ किया था 9c/5 = f-32, ये हमारा नॉर्मल यूनिवर्सल फॉर्मूला है। लेकिन ये टिल्लू उल्लू वाले से वही आ रहा है, सेम आ रहा है एकदम, ठीक है। पर टिल्लू उल्लू वाला यूज़ होता है, तो मैं शुरुआती छोटे क्वेश्चन से करके दिखा रहा हूँ, थोड़े हैवी क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, तो फर्स्ट स्केल जो दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो जो गिवन है टेम्परेचर दिया हुआ है, सेकंड फ़ारेनहाइट में निकालना है टेम्परेचर, तो T2 नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क लगा लिया। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों पता होने चाहिए, हमको याद होनी चाहिए, मैंने पहले ही बता रखा है लेक्चर में। तो भाई डिग्री सेल्सियस की अपर लिमिट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं जाता स्केल, और लोअर 0 जाता है। फ़ारेनहाइट में हाईएस्ट अपर लिमिट क्या है 212 और लोअर लिमिट क्या है 32। फॉर्मूला लगाओ टिल्लू अपॉन उल्लू, मतलब T1 माइनस एल U1 माइनस एल और T2 माइनस एल अपॉन में U2 माइनस एल। U2 लगाओ मत लगाओ, तारी मर्जी है, ठीक है। अब T1 क्या है गिवन टेम्परेचर 37 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है इसकी 100 और लोअर लिमिट 0। इसी तरीके से T2 पता नहीं निकालना है, माइनस लोअर लिमिट जो 32 और हायर लिमिट 212 और माइनस 32, तो हो गया 37/100, T माइनस 32/180। अब नॉर्मल सिर्फ कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स यूज़ किया है और कुछ भी नहीं है। 20 की टेबल से मैंने इसको काट दिया तो 9 पे आया और ये 5 पर आया, फिर ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 333/5 और ये 32 इधर माइनस है तो जाकर प्लस हो जाएगा, तो 33/5/32 हो गया। अब जरा एलसीएम कर देंगे तो 5 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 1 हो जाएगा 333 प्लस 160/5, और जब इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। मजा आया? मतलब 2 मेथड है इसके। अब ये अगला क्वेश्चन देख लो। अब ये कन्वर्ट करना है 30 रीमर को फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। अब बताओ, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है ना, तो इसको तो टिल्लू उल्लू वाले से करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये पहला स्केल दिया हुआ है रीमर का, है ना, और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो T1 गिवन है 30 और T2 पता नहीं, फाइंड आउट करना है। अब इसकी अपर लिमिट क्या है, तो इसकी अपर लिमिट है रीमर की 80 और लोअर लिमिट क्या है कम से कम 0 डिग्री, शुरू में पढ़ा चुका हो ना। इसी तरीके से फ़ारेनहाइट की अपर लिमिट क्या है 212 और लोअर 32, तो T1 माइनस एल अपॉन में U1 माइनस एल इक्वल्स टू T2 माइनस एल अपॉन में U2 माइनस एल, ठीक है। तो अब T1 है 30, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 80 माइनस 0, T2 पता नहीं 32 अपॉन में लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 212/32, तो ये हो गया 0 से 0 हो गया तो 3/8 रह गया, है ना, और T2 माइनस 32 अपॉन में 212 से 32 गया 180 रह गया, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 180 की इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये क्या हो गया हमारा 540 अपॉन में 8, ये हो गया T2 माइनस 32 से जाके प्लस हो जाएगा, और इसको जब डिवाइड करेंगे आएगा 67.5 और ये निकल कर आया हमारा टी टेम्परेचर 2 या रीमन निकल कर 99.5 फ़ारेनहाइट आ गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एक्सपेंशन। अब इंक्रीज इन साइज ऑफ अ बॉडी व्हेन इट हीटेड, इसका मतलब है एक्सपेंशन का मतलब है बढ़ना, थर्मल का मतलब है हीट, ठीक है। जब हीट एनर्जी किसी को दी जाती है, किसी बॉडी को, किसी सबस्टेंस को, तो उसके साइज में इंक्रीज अगर हो जाए, है ना, अब ऐसा ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, ठीक है ना, लेकिन हो जाए तो वो थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। अब ये 3 तरह के एक्सपेंशन देखने को मिलेंगे, एक तो लीनियर जिसमें लेंथ बढ़ जाए, कोई लंबा हो जाए, दूसरा सुपरफिशियल जिसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, किसी का सरफेस एरिया बढ़ जाए, और तीसरा है क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूमेट्रिक बोल देते हैं, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज हो। अच्छा याद रखना, गैसेस के केस में हमें ना लीनियर देखने को मिलता है और ना ये एरियल देखने को मिलता है, हमें मिलता है सिर्फ वॉल्यूमेट्रिक। क्यों? वॉल्यूम ही तो होता है भाई गैस के पास, और तो कुछ होता भी नहीं है, और तो कुछ है नहीं, इसका वॉल्यूम में बढ़ सकता है, ठीक है। अब लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसे फाइंड आउट करते हैं, वैसे वो है क्या, वो अल्फा है। क्या है? अल्फा। थोड़ा सा ऐसा बना देता हूँ, ये प्रोपोर्शनलिटी की तरह दिखाई देता है तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, तो थोड़ा याद रखना, मैं लिख भी देता हूँ अल्फा, चलो, है ना। देखो चेंज इन लेंथ, मतलब सीधी सी बात यह है कि भाई लीनियर एक्सपेंशन का मतलब है मैंने हीट दी, गर्मी दी, लेंथ इंक्रीज हो गई, ठीक। किस पर डिपेंड करेगा एक्सपेंशन भाई? तो पहली बात तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, जो भी एक्चुअल लेंथ होगी चेंज इन लेंथ उसी पे डिपेंड करेगी, जब तो पता चलेगा लेंथ कितनी दी अब कितनी हो गई। दूसरी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, जितना टेम्परेचर चेंज करते जाओगे उतना ही एक्सपेंशन होता चला जाएगा। फर्स्ट और 2 को एक साथ लेता हूं तो मुझे इक्वेशन दिखाई देती है, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल डॉट डी एल। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, ये कांस्टेंट है अल्फा। अब ये क्यों लिखने की जरूरत पड़ रही है, प्रोपोर्शनल और अल्फा दोनों एक जैसा लिखाई देता है थोड़ा, तो मैंने लिख दिया। तो ये जो अल्फा है यही प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का डायरेक्ट इज इक्वल टू लग गया, और कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन यही है अल्फा, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं फॉर्मुला फाइंड आउट करूँ, सिर्फ अल्फा को यहाँ रख दूँ, बाकी को उधर भेज दूँ, सिर्फ अल्फा को इधर रखूँ, बाकी को उधर भेज दूँ, तो ये मल्टीप्लाई में तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरा फॉर्मुला क्या निकल के आया, ये। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन निकल कर आया, थर्मल एक्सपेंशन तो वही, पर लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर मतलब जब थर्मल से लेंथ बढ़े, समझ लो ये पेन लंबा हो जाए, तो क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ डॉट डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं एरियल निकालूं जिसमें एरिया चेंज होता है तो उसका कोएफिशिएंट होता है बीटा, क्या होता है, बीटा। अब यहाँ चेंज इन लेंथ की जगह चेंज इन एरिया आ जाएगा, ए आ गया। अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम की बात करूँ, वॉल्यूमेट्रिक की, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ गामा है, इसको जैसे अल्फा हो गया कांस्टेंट, या बीटा यहाँ गामा, और तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया भाई, लेंथ की जगह ये वॉल्यूम आ गया, फॉर्मूला एकदम सेम रहा, इजी है। चलो देखो, अच्छा अब अल्फा और बीटा के बीच में क्या सिमिलरिटी है, मतलब रिलेशन फाइंड आउट करना है हमें। अल्फा है क्या भाई, लेंथ और लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन मतलब चेंज इन लेंथ, और ये बीटा क्या है,
चेंज इन Change in एरिया, area, चेंज इन हाँ। सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया के चेंज में और लेंथ के चेंज में क्या Relation. रिलेशन है, ठीक है। तो वैसे रिलेशन में सीधा आपको बता दूं तो वो ये है हम्म। कि जो सुपरफिशियल या जो सरफेस का एक्सपेंशन है वो हमेशा क्या होगा, 2 टाइम्स होगा लेंथ के एक्सपेंशन से, दुगना, डबल। मतलब अगर लेंथ बढ़ रही है 2 सेंटीमीटर तो एरिया का एक्सपेंशन कितना हो रहा होगा, 4 सेंटीमीटर, दुगना होता है। अच्छा, इसको फाइंड आउट करते हैं कैसे निकला है ये। तो जो भी है भाई, एरिया स्क्वायर होता है, तुम्हें पता ही है। तो कोई भी इनिशियल एरिया मान लेते हैं एल स्क्वायर है। अब फाइनल एरिया क्या होगा, जो भी भाई चेंज हुआ वो प्लस हो जाएगा, तो एल एक्चुअल लेंथ प्लस में चेंज लेंथ का टोटल का स्क्वायर हो गया। अब चेंज इन एरिया मतलब डेल्टा भी कैसे निकालोगे इन दी एंड, तो तुम बोलोगे भाई डेल्टा एल इसलिए क्योंकि चेंज हुआ बाद में, एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड नहीं हुआ क्या, हाँ। ठीक है। अब चेंज इन एरिया क्या है भाई, चेंज इन एरिया कैसे पता चलेगा कितना चेंज हुआ, तुम बोलोगे भाई जो भी फाइनल होगा इनिशियल से माइनस करो तो पता चल जाएगा कितना चेंज हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया तो फॉर्मुला निकल गया, डेल्टा ये निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मुला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये खोल दिया हमने। ये एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस से प्लस खत्म हो गया। डेल्टा एल, डेल्टा ए इक्वल्स टू 2l डॉट डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल स्क्वायर। ये एल डेल्टा एल स्क्वायर वैसे भी भाई डेल्टा क्या चेंज, चेंज क्या है बहुत कम, और कम चेंज को भी तुमने और स्क्वायर में ले गए तो या और भी कम। जब हम डेल्टा वाली, हाँ, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कम का भी क्या हो गया, बहुत कम हो गया, स्क्वायर में ले गए तुम इसको, तो 0 तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कम मान लेते, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास आया डेल्टा ए इक्वल्स टू 2l डेल्टा एल, 2l डेल्टा एल। अब यहाँ पर हम यहाँ पर ये सरफेस चेंज का फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। सरफेस चेंज का, सरफेस एरिया चेंज का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एल चेंज इन एरिया अपन में एरिया डॉट चेंज इन टाइम। अभी पहले करके आया ना, अभी दिखाया ना किस तरह से थर्मल एक्सपेंशन का यही फॉर्मूला है। अब उसमें लेंथ चेंज हो रही हो तो डेल्टा एल कर दो, एरिया चेंज हो रहा हो तो डेल्टा ए कर दो, वॉल्यूम चेंज हो रही हो तो वी कर दो। अब यहाँ पर भाई अल्फा बीटा में रिलेशन निकालना है तो बीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। चलो जी, बीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया। जहाँ जहाँ पे डेल्टा एल था वहाँ जो डेल्टा ए था वहाँ पे डेल्टा ए पुट कर दिया जी पुट, ठीक है ना। अब काट दो, स्क्वायर से एक सिंगल एल चला गया तो गया 2 डॉट डेल्टा एल अपन में एल डॉट डेल्टा टी। अब एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला निकल कर आया यहाँ पे, ये देखो, ये ध्यान से देखना, ये डेल्टा एल अपन में एल डॉट डेल्टा टी, चेंज इन लेंथ अपन में एक्चुअल लेंथ डॉट चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है, ये अल्फा ही तो है, लीनियर एक्सपेंशन है ना। तो निकल कर आ गया ना, ये 2 मल्टीप्लाई डेल्टा एल, तो ये बीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स अल्फा। मतलब एरिया का एक्सपेंशन लेंथ के एक्सपेंशन से हमेशा दोगुना है। चलो जी, 2 मिनट में फाइंड आउट हो गया, देखो कितना इजी है। इसी तरीके से अल्फा बीटा और गामा तीनों में अब वॉल्यूम को भी बीच में ले आए, वॉल्यूमेट्रिक जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है उसको भी ले आए और चेक कर रहे हैं कि क्या निकलेगा इनके बीच का रिलेशन। तो मैं फाइनल रिलेशन तो नहीं सीधा बता ही देता हूँ। चलो याद रखना भाई, फाइनली ये निकल कर आता है कि जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है वो हमारे लेंथ के मतलब जो लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, जो लेंथ बढ़ रही है उसके 3 टाइम है। पहला वाला सरफेस एरिया वाला 2 टाइम है और वॉल्यूम वाला 3 टाइम है। फाइंड आउट करते हैं कैसे, इजी है बहुत। देखो, तो वॉल्यूम मान लेते हैं इनिशियली एल की क्यूब, भाई क्यूब में ले जाता है वॉल्यूम, और फाइनल मान लेते हैं भाई जो भी चेंज हुआ वो डेल्टा एल प्लस क्यूब। अब चेंज इन वॉल्यूम निकालना हो डेल्टा है तो फाइनल और इनिशियल को आपस में माइनस कर देते हैं, तो ये हो गया डेल्टा एल प्लस डेल्टा एल क्यूब माइनस एल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। वो मैंने यहाँ पर पूरा खोल के सामने रख दिया, माइनस एल क्यूब प्लस एल क्यूब माइनस आपस में कट के खत्म हो गया। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आ गया डेल्टा एल क्यूब प्लस 3l स्क्वायर डॉट डेल्टा एल प्लस 3l डॉट डेल्टा एल स्क्वायर। अब यहाँ डेल्टा एल स्क्वायर को मैं बहुत कम नेगलेक्ट कर सकता हूँ, कम है, बहुत कम है, और साथ में ये 3l मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है जो खुद ही 0 के बराबर है तो ये तो भी खत्म हो गया। तो मेरे पास एंड में क्या बचता है, मेरे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ ये वाला भी है ना डेल्टा क्यूब, तो बचा ये सिर्फ बीच वाला, तो 3l स्क्वायर डॉट डेल्टा एल, सिर्फ ये बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ अपना वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का, तो गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपने एक्चुअल वॉल्यूम डॉट डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो यहाँ पर जहाँ जहाँ डेल्टा वी था वहाँ पर हमने डेल्टा वी की जगह पुट कर दिया, एल स्क्वायर से एल गया तो हमारे पास आ गया वाई एल्फा गामा इज इक्वल्स टू 3 डॉट डेल्टा टी और डेल्टा एल अपॉन में एल डॉट डेल्टा टी। अब भाई ये तो फॉर्मूला हमारा सेम क्या है, अल्फा का फॉर्मूला है ना, बस। तो ये आ गया हमारा फाइनल एक्सप्रेशन, हो गया। कितना आसान है, देखने में लगता है मुश्किल हो रहा है, बहुत आसान। और चाहो तो तीनों के भी अलग रिलेशन, तो तीनों के बीच में दिखाना है ना, तो तुम हम ऐसे दिखा सकते हैं भाई कि भाई जो अपना, हाँ, ये फाइनल जो निकल कर आया ये है, यहाँ से ले तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आती है गामा बाय 3, और बीटा के रिलेशन में देखें तो अल्फा की वैल्यू आती है 2 टाइम, तो अल्फा की वैल्यू आती है बीटा बाय 2। तो हम इसको एक साथ ऐसे रख सकते हैं कि भाई गामा बाय 3 इक्वल्स टू बीटा बाय 2 और इक्वल्स टू अल्फा बाय 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। ये रिलेशन आया, मेरी फाइनल रिलेशन है, ठीक है ना। ये अल्फा बीटा एंड गामा के बीच का रिलेशन है, ठीक है भाई। चलो ये देख लो बेटा, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। यहाँ पर बेटा आइडियल गैस इक्वेशन पीवी टू एनआरटी है फर्स्ट। अब एक कांस्टेंट प्रेशर पे लगा दे तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा, तो टेम्परेचर भी और वॉल्यूम दोनों चेंज भी हो जाएंगे। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को आपस में हमने डिवाइड कर दिया, तो ये सेकंड इक्वेशन ऊपर, फर्स्ट इक्वेशन नीचे, पी से पी उड़ गया, एनआरटी एनआर से एनआर उड़ गया, ऊपर आया डेल्टा वी अपॉन में वी और डेल्टा टी अपॉन में टी, है ना। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम एक्चुअल वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में एक्चुअल टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर को यहीं छोड़ दो, बाकी चीज़ों को उधर, हाँ देखो, अब टेम्परेचर को इधर छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो, तो हमारे पास आता है यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन में वी डॉट डेल्टा टी मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में एक्चुअल वॉल्यूम डॉट चेंज इन टेम्परेचर, जो कि क्या है, बोलो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है ना, जो क्या है गामा, कोफिशिएंट इसका गामा है, गामा तो गामा इक्वल्स टू 1/t। इसका मतलब ये आया रिलेशन टेम्परेचर में और गामा में, और ये गामा है क्या भाई, वॉल्यूम के लिए है ना, वॉल्यूमेट्रिक, और गैस में काम आता है, ठीक है। तो याद रखना भाई, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो वॉल्यूम घटेगा। घटेगा, हाँ इनवर्स है ना। तो इनवर्स हो गया इनका, डायरेक्ट नहीं है, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम घट जाएगा। हाँ और टेम्परेचर घट जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो मस्त एकदम समझ में आ गया। चलो चलो बेटा, वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विद टेम्परेचर, मतलब डेंसिटी पर क्या फर्क पड़ता है। अगर सॉलिड है और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एक्सपेंड होगा, फैलेगा, बढ़ेगा। अब जिस भी तरीके से बढ़े, लेंथ बढ़े, एरिया बढ़े, चाहे वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डेंसिटी का मतलब क्या है भाई, मॉलिक्यूल जितने ज्यादा पास रहते हैं, तो डेंस फॉर्म में रहते हैं, वो डेंसिटी ज्यादा। अब यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी भाई दूर दूर होते हैं, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स एक्साइट हो रहे हैं, दूर दूर हो रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है उनकी, एक्सपेंशन हो रहा है बॉडी में, तो भाई डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसी तरीके से लिक्विड की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही होता है। याद रखना, वाटर लिक्विड में इस कंडीशन में काम नहीं आता। मतलब वाटर थोड़ा सा अलग तरह से बिहेव करता है, उसके बारे में हम नीचे बताएंगे। ठीक है, बाकी जितने भी लिक्विड है वो टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपेंड होते हैं और उनकी डेंसिटी घटती है। ठीक है, गैस क्या है, गैस के साथ भी सेम केस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे डेंसिटी घट जाएगी, मॉलिक्यूल दूर दूर भाग जाएंगे। गैस में ज्यादा होगा। हाँ हाँ, ज्यादा कम तो खैर ये तो Solid हम, में कम? हाँ ये तो हम देख सकते हैं किसमें ज्यादा हो रहा है किसमें कम हो रहा है, पर हो रहा है सब में ये है। पर वाटर में थोड़ा सा केस लगे तो मुझे भैया होता नहीं है क्या, बिल्कुल होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक पॉइंट आने पे हाँ थोड़ा सा अलग केस है, तो हमें समझना पड़ेगा ऐसे क्यों हो सकता है, इससे कोई क्वेश्चन बने। तो ये एनालिसिस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ग्राफ है वो मैम कह मैं समझा देता हूँ। ग्राफ तो एग्जाम में नहीं आने वाला खैर, पर वो ग्राफ क्या है वो मैं समझा देता हूँ। ईजी है बहुत ईजी। देखो सबसे पहली बात देखो कि वाटर जो है ना एक्सपेंड करता है जब टेम्परेचर बढ़ता है, बिल्कुल एक्सपेंड करेगा, दूर जाएगा, लेकिन 4 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद, मतलब 0 1 2 3 4 तक जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो इस तरह का नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखा रहा होगा, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होगा। क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। मतलब जब 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाना शुरू करेगा, जब 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा तब वो नॉर्मल बिहेव करेगा। नॉर्मल बिहेव का मतलब क्या कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन हो रहा है और डेंसिटी घट रही है, और डेंसिटी घट रही है तो होगा। लेकिन याद रखना 4 डिग्री से पहले नहीं होगा। ग्राफ भी वही दिखा रहा है, जो एनसीईआरटी में ग्राफ है वो यही दिखा रहा है कि 4 डिग्री के बाद वो बिहेव करना चालू करता है उस तरीके से जैसे कि बाकी सारी चीजें बिहेव कर रही हैं। याद रखना, जब टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री होता है तो क्या होता है, तब डेंसिटी बढ़ती है उसकी। बिल्कुल उल्टा काम कर रहा है ना, जबकि होता क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने से डेंसिटी घटने शुरू हो जाती है तभी। लेकिन वाटर के अंदर बिल्कुल एक उल्टा काम होता है, वाटर की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। हाँ, 0 से 4 डिग्री के बीच में, और फिर उसके बाद जैसे 4 डिग्री अचीव करता है उसके बाद उसकी डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो याद रखना कि वाटर कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकी सारी चीजें एक्सपेंड होती हैं, लेकिन वाटर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर पास आता है जबकि बाकी सारी चीजें दूर जाती है। हाँ, और अगर तुमसे पूछे कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी कहाँ मिलेगी हमें, तो 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री के बाद तो टूटना शुरू हो जाती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस द टेम्परेचर जहाँ पर वाटर की हमें मैक्सिमम डेंसिटी अचीव होती है। चलो एक और चीज देखो। अच्छा, इसका रीजन क्या है कि ये अलग तरीके से बिहेव करता है, 4 डिग्री लगती है उसको नॉर्मल बिहेव करने में, बाकी वो बिल्कुल उल्टा बिहेव कर रहा होता है। वाटर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो उसका क्या है, उसकी वजह है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पता है भाई बर्फ जो होती है कितनी सॉलिड है, उसके बाद भी बर्फ सॉलिड होने के बाद भी बावजूद भी तैरती है, पानी से हल्की होती है। क्यों, उसकी डेंसिटी लोअर है, उसकी डेंसिटी क्या है, पानी से कम है। क्योंकि जो पानी है, जो लिक्विड फॉर्म है, उसका मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, सीधी सी बात है ज्यादा ही होगा, और इसका टेम्परेचर, बर्फ का टेम्परेचर क्या है, कम है, सीधी सी बात है कम ही होगा, लेकिन इसकी डेंसिटी कम है। और जबकि इसकी फॉर्म क्या है, सॉलिड, तो तुमको बोलना चाहिए भैया अगर ये सॉलिड फॉर्म है इसका मतलब इसके मॉलिक्यूल्स आपस में ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। तो मेरा दिमाग तो ये कहता है अगर चीजें क्लोजली पैक हो गई तो वो तो ज्यादा डेंस होनी चाहिए, उसकी डेंसिटी है वो ज्यादा हैवी होना चाहिए, ये तो डूब जाना चाहिए इसकी डेंसिटी। और वाटर के तो मॉलिक्यूल फिर भी दूर दूर है इसके कंपैरिजन में, तो ये नीचे क्यों, ये ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो इसका स्ट्रक्चर है ना, जब वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में पास आते हैं तो वो इस तरीके का केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऐसे आप और भी स्ट्रक्चर आपस बना सकते हो, फुटबॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कई लोग इसे, तो इस तरीके का, या बेंजीन स्ट्रक्चर बोल लो, जो मर्जी बोल लो, इस तरह का ये केज स्ट्रक्चर बनाते हैं आपस में। तो जब ये आ तो जाते हैं, क्लोज तो हो जाते हैं, एक दूसरे के पास तो आ जाते हैं मॉलिक्यूल, लेकिन फिर भी बीच में बड़े बड़े लार्ज गैप रह जाते हैं। ये नेचर है भाई, ये इसको इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। ये अब किसने किया है, ये खैर खोज की बात है, लेकिन बीच में लार्ज गैप रह जाते हैं। इन लार्ज गैप की वजह से ही ये डेंस नहीं हो पाता, डेंस होने के बावजूद भी। तो जब बर्फ बन जाता है, जब पास आ जाता है, फिर भी इसकी डेंसिटी पानी से, मतलब अपने ही फॉर्म के हाई टेम्परेचर से कम रहती है। तो इसका मतलब यहाँ जो ज्यादा टेम्परेचर है वो क्या है, डेंस है, और ये कम टेम्परेचर होने की वजह से, कम टेम्परेचर होने के बावजूद भी क्या है, कम डेंस है, इसकी डेंसिटी कम है। और नॉर्मल वाटर की इसका टेम्परेचर ज्यादा है, जो भी हो, जितना भी ज्यादा हो, थोड़ा बहुत 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री भी ज्यादा है, लेकिन डेंसिटी हाई है। ठीक है, तो यही है वाटर का एक अलग से जो कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि बहुत ठंडी जगहों पे झीलें जम जाती हैं, लेकिन नीचे का पानी फिर भी जिंदा रहता है, सारे जीव जंतु नीचे जीवित रहते हैं, ऊपर एक बर्फ की मोटी लेयर जम जाती है और वो डूबती भी नहीं, नीचे वाले पानी को ऊपर आने भी नहीं देती, एक बैरियर बना देती है जिससे कि नीचे की लाइफ एग्जिस्ट करती है और जिंदा रहती है। अगर ऐसा नहीं होता तो ठंडी जगह में सारे जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। ऊपर की लेयर बर्फ बनती है, नहीं बर्फ तो बन जाती है, बर्फ बनती तो सभी बन जाती है, ऊपर क्या हुआ, ये फिक्स हो गया, इसने फिक्स कर लिया। और ये क्या है, लोड डेंसिटी कम है इसकी इस वाटर के हिसाब से, फिर भी ऊपर एक बैरियर बन गया ना, टेम्परेचर को उसने मेंटेन कर दिया। समझ में आ गया, ठीक है। और हल्का होने की वजह से ऊपर रिकवरिंग हो गई। अगर ये नहीं होती तो शायद आज हमारी दुनिया में जीवन भी, एक्वाटिक एनिमल छोड़ दो, एक टाइम था जब पूरी धरती के ऊपर बर्फ जमी थी कई सालों तक,
कई 100 सालों तक, उसको आइस एज बोलते हैं। तो वहाँ भी वो जीवन सुरक्षित इसी वजह से रहा। अगर ये पानी की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा होता तो आज हम जिंदा नहीं होते, या एक्वेटिक लाइफ तो आज भी जिंदा नहीं होती। चलो अब स्पेसिफिक हीट क्या है भाई, तो किसी भी यूनिट मास का, किसी एक छोटे यूनिट मास का, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के एक छोटे यूनिट मास का, याद रखना पूरे का नहीं, एक उसके छोटे यूनिट मास की अगर हमको टेम्परेचर इंक्रीज करके 1 डिग्री करना है, तो जो हीट लगेगी वो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। चलो 1 ग्राम वाटर की स्पेसिफिक हीट है 4.186 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस। अच्छा जूल बाय ग्राम क्या है भाई, डिग्री सेल्सियस, ये इसकी ऐसा यूनिट है। और मिल्क की अगर कंपेयर करें तो 1 ग्राम मिल्क की है 3.89 जूल बाय ग्राम डिग्री सेल्सियस, जिसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, ठीक है भैया, मैं बोल रहा हूँ इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, तो समझ लो कि इसको हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी गर्म करने के लिए, उसकी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए भी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डिग्री ज्यादा देनी पड़ेगी। और याद रखना जिसको ज्यादा गर्म करने में समय लगता है वो ठंडा भी उतने ही टाइम में होता है, ठंडा होने में वो समय लेता है। लेकिन दूध जो है ना, मैं दोनों का कंपेरिजन दिखा रहा हूँ, देखो पानी और दूध में देखो तो दूध की कम है, तो अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो इसे गर्म करने में जो हमारी हीट लगेगी वो भी कम लगेगी, टाइम भी जो लगेगा वो कम लगेगा, और ये ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। जबकि पानी को गर्म करने में दूध से ज्यादा अधिक समय लगता है। कंपेयर करना है तो कभी पानी और दूध इक्वल क्वांटिटी में दोनों अपनी गैस के स्टोव पे रख के जला लेना और देख लेना कौन जल्दी उबल जाता है, तो तुम्हारा दूध पहले आगे बाहर निकल जाएगा और पानी फिर भी नहीं बाहर निकलेगा, बबूले लेने लगेगा लेकिन बाहर नहीं निकलेगा, दूध फटाक से बाहर आ जाएगा तुरंत, है ना। और याद रखना बेटा, फिर दूध को और पानी को दोनों को एक गिलास में रख देना, सेम साइज के सेम गिलास में, अब फिर देख लेना कौन जल्दी ठंडा होगा, दूध जल्दी ठंडा होगा और पानी थोड़ी देर में ठंडा होगा, ठीक है। वैसे अंतर थोड़ा बहुत ही है पर अंतर है ना, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, इतना ही तो अंतर है, पर है अंतर दोनों में। इसलिए तुमने देखा होगा गर्म पानी की वो होती है थैली जिनसे सिकाई विकाई करते हो आप, लेकिन गर्म दूध की देखिए, दूध भर दो जिससे सिकाई कर लेता हूँ मैं, ऐसा तो नहीं सुना ना, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू अपॉन में एम डॉट डेल्टा टी। यह हीट गिवन, डेल्टा क्यू का मतलब जो आपने हीट दी, और एम का मतलब है मास, जिस बॉडी का जो मतलब यूनिट मास जो है, और चेंज इन टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब हीट कैपेसिटी क्या है, तो स्पेसिफिक हीट से एक बड़ी यूनिट है हीट कैपेसिटी। इसका मतलब यहाँ तो हम यूनिट मास की बात कर रहे थे ऊपर, किसी पूरी बॉडी के यूनिट मास की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे पूरी बॉडी की। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के अंदर जो ताकत लगती है वो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी कहलाती है। एस से डिनोट होता है, कैपिटल एस से फॉर्मूला है एम इंटू सी। सी क्या है हमारा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है ना। तो मास इंटू स्पेसिफिक हीट। अब क्या स्पेस, उसके एक पॉइंट से, एक पूरी बॉडी के एक सिंगल पॉइंट के यूनिट मास का तो निकाल लिया, उस यूनिट मास का उस टोटल मास से मल्टीप्लाई करना ही तो हो गया। हीट कैपेसिटी निकालने तो पहले स्पेसिफिक हीट निकालनी जरूरी है। अगर स्पेसिफिक हीट नहीं निकलेगी तो हीट कैपेसिटी का सिर्फ वो लिख पाओगे तुम फॉर्मूला, इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे कुछ भी। अब वाटर इक्विवेलेंट क्या है ये चीज, और हम अब नेक्स्ट पार्ट 2 में इस चैप्टर के करेंगे, पार्ट 2 में चैप्टर को करेंगे फिनिश। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब मार दो, धन्यवाद। तो बेटा अभी हमें पढ़ना है कैलोरीमेट्री। इसका मतलब है कैलोरीमेट्री का जो यूज होता है, इसका मतलब है कि ये हीट की मेजरमेंट में यूज होती है। इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। हीट को नापने के काम आती है, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री स्टेट दैट द हीट gained by a cold body must be equal to the heat lost by the hot body। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मैं एक चीज़ें समझा देता हूँ, फिर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तुमको। 1 सेकंड का टाइम दो, समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाह रहा है। देखिए इसका मतलब है कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, मान लो मैं हूँ और हम यहाँ खड़े हैं ठंड में, यहाँ बर्फ़ पड़ रही है, शिमला विमला है यहाँ, ठीक है। तो मेरी बॉडी से जो भी टेम्परेचर बाहर मतलब कम होगा, खैर होगा क्या, मेरी हीट जो होगी वो बाहर की तरफ जाएगी, लॉस होगी, क्योंकि मेरा जो टेम्परेचर है वो अधिक है और बाहर का टेम्परेचर कम है, क्योंकि बाहर क्या है, कोल्ड, सर्दियाँ हैं, विंटर चल रही हैं, बर्फ़ पड़ी हुई है। तो अब मेरी जो हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी, यही भाई ट्रांसफर ऑफ हीट का वो है, हाई टू लो चली जाती है, और मुझे यहाँ ठंड लगने लगेगी। तो ये इस जो बाहर का जो मेरा ये एनवायरनमेंट है इसको मान लो तुम कोल्ड बॉडी, क्या कोल्ड बॉडी, और ये हॉट बॉडी, क्योंकि भैया इसमें हीट ज़्यादा है, हॉट बॉडी। तो ये कह रहा है कि हॉट बॉडी जितनी भी हीट लूज करेगी, ये कोल्ड बॉडी उतनी ही गेन करेगी। सीधी सी बात है भाई, जो मेरी हीट बाहर जा रही है वो एनवायरनमेंट ही तो गेन कर रहा है। बस कैलोरीमेट्री यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्लियर होगी बात, ईजी है, डेफिनेशन से भी समझ में आ जाती, लेकिन फिर भी एक बार बता दिया तो थोड़ा सा बढ़िया रहता है। चलो भाई आगे की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन देखो जरा, एक स्फीयर है, क्या है, एक स्फीयर है और उसका वेट दिया हुआ है, और एल्यूमिनियम, स्फीयर ऑफ इतने ग्राम एल्यूमिनियम, मतलब बता रखा है किस मटेरियल का है, और उसको एक वेसल के अंदर डाल दिया है जिसके अंदर बॉइलिंग वाटर है, क्या है, बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर में हमने उसको डाल दिया है, और उसका टेम्परेचर कितना पहुंच गया उस बॉइलिंग वाटर में, 100 डिग्री पहुंच गया, क्योंकि भैया बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 डिग्री, तो वो भी कितना हो जाएगा, हीट को ऑब्जर्व करके 100 डिग्री हो गया। इट इज देन इमीडिएटली ट्रांसफर टू दी
अब 0.14 किलोग्राम कॉपर कैलोरीमेट्री कंटेन इतने ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री। अब उसको वहां से उठाकर एक दूसरे कंटेनर में इमीडिएटली डाल देते हैं जिसके अंदर वाटर पड़ा हुआ है और उसका टेम्परेचर भी गिवन है। तो कह रहा है टेम्परेचर ऑफ वाटर रेज एंड अटेन अ स्टडी स्टेट एट 23 डिग्री, कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम। स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, चलो आराम से पता लगा लेते हैं। ये देखो जैसे जो ये पार्ट सेकंड देख रहा है ना, तो पूरी वीडियो देख रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जो ये पार्ट 2 देख रहा है वो पार्ट 1 वाली वीडियो जरूर देख ले, नहीं तो दिक्कत में आ जाएगी जिंदगी, ठीक है। नहीं तो आधी बातें समझ नहीं आएगी। हो क्या रहा है, ये स्पेसिफिक हीट क्या है ना। अब यहाँ पर क्या है, एक कंटेनर है, इसमें एक स्फीयर रखा हुआ है, उठा के अगर इसकी जो हीट होगी अगर मैं यहाँ डाल दूंगा ट्रांसफर का होगी। हाँ, ये मतलब मैंने 2 अलग अलग कंटेनर मैंने एक में दिखा रहा हूँ टाइम कम बताने के लिए। तो ये लोहा बोल रहा हूँ, ये जो हमारी कॉपर की बोल है स्फीयर है, ये पानी में पड़ा हुआ है और 100 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया बॉइलिंग वाटर की वजह से। उठा के दूसरी तरफ डाल देंगे तो इसका हीट ट्रांसफर का होगा पानी में, और जिस चीज़ का ये बना हुआ है कॉपर का 100 तो नहीं होगा, टोटल हीट थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगी वहाँ पे 100 का, उसका भी तो एक अपना टेम्परेचर है वहाँ पे। टोटल नहीं होती, कैसे हो जाएगी, हो ही नहीं सकती कभी। अभी थर्मो पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। टोटल हीट कैसे ट्रांसफर हो जाएगी यार। खैर निकल तो जाती है लेकिन पूरी नहीं होती। चलो अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, स्पेसिफिक हीट दे रखी है कॉपर की और वाटर की भी दे रखी है, ठीक है ना। ये देखो भाई, मास दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और सेकंड टेम्परेचर क्या है, जब उसको दूसरी जगह डाला तो 23 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आया, तो डिफरेंस निकाल लो भाई, T1 माइनस T2, तो टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। मास ऑफ कॉपर दिया हुआ है 0.14 kg, ठीक है। अब और वाटर का मास भी दिया हुआ है ना 0.25 kg, और टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सेकंड टेम्परेचर दिया हुआ है चेंज होने पे 23 डिग्री। चेंज कितना आया टेम्परेचर में, 23 माइनस 20 हमारा 3 डिग्री का चेंज आया, ठीक है। अब टोटल हीट लॉस्ट बाय एल्यूमिनियम, ठीक है, इज द टोटल हीट गेन बाय कॉपर एंड H2O, मतलब वाटर और H2O मतलब उस कॉपर जिसका वो कंटेनर बना हुआ है। तो जितनी भी वो हीट लॉस करेगा एल्यूमिनियम की बॉल, पहले भाई टेम्परेचर निकालना। हाँ, अब ये दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार फिर से देखो, चीज़ क्लियर ना हुई हो तो। खैर ये जो कंटेनर है इस पहले ये एक पहला कंटेनर है जिसके अंदर एल्यूमिनियम की बॉल पड़ी हुई है, 100 डिग्री इसका टेम्परेचर हो गया। फिर मैंने उठा के इसको दूसरे कंटेनर में डाल दिया, इसके अंदर और पानी है, ठीक है। हाँ, और ये कॉपर का कंटेनर है। तो जो हीट इस बॉल से ट्रांसफर होगी, कोई हाई हीट तो यहाँ पे और ये लो हीट है ना। तो हाई कितनी है, 20 डिग्री सेल्सियस है करंट, और यहाँ से निकलकर जब हीट इसकी पानी में जा रही है तो कहाँ का जाएगी, इस पानी में भी जाएगी और इस कॉपर में भी जाएगी। कॉपर कंटेनर 2 जगह ही तो जाएगी। तो बस यही है, देखो। अच्छा फॉर्मूला देख लो जरा। फॉर्मूला होता है भाई, इस चीज़ का जो फॉर्मूला होता है ना, हमारा कैलोरीमेट्री का फॉर्मूला होता है MC/AT इक्वल्स टू MC/AT। AT क्या है, डेल्टा T है। मैं AT याद करने का मेरा तरीका था, तुम अपने तरीके से याद कर लेना। मेरा MC/AT नाम से तरीका था, वैसे है MC∆T MC∆T। डेल्टा T मतलब चेंज इन टेम्परेचर, M का मतलब मास और C का मतलब स्पेसिफिक हीट। C का मतलब स्पेसिफिक हीट। अब जो चीज़ें गिवन है वो रख दो और जो नहीं है वो निकल कर आ जाएगी। इस तरफ अगर देखें, इस तरफ एल्यूमिनियम वाली साइड है, उस तरफ कॉपर और वाटर वाली साइड है। तो एल्यूमिनियम वाली साइड में मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है हमारे पास 0.147 प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया था फर्स्ट स्टेप में, तो आया था हमारा 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 23 डिग्री सेल्सियस नहीं आया था, 77 डिग्री सेल्सियस। तो 77 डिग्री सेल्सियस आ गया, इज इक्वल्स टू मास ऑफ कॉपर, एंड यहाँ पर कॉपर भी है और H2O भी है, तो दोनों का अलग अलग लगेगा फॉर्मूला। तो मास ऑफ कॉपर और स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर डेल्टा T प्लस मास ऑफ H2O एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ H2O एंड डेल्टा T। तो वाटर का लिख लिया मैंने यहाँ पे, गिवन मास है 0.25 और स्पेसिफिक हीट गिवन है वाटर की, ठीक है। यदि 4186 यहाँ पर लगाया, और डिफरेंस कितना आया था टेम्परेचर का, तो 3 डिग्री का डिफरेंस आया था, ये देखो, ठीक है। तो 3 डिग्री मैंने यहाँ पर लगा लिया। और जिस तरह आप कॉपर का ले ले, तो कॉपर की स्पेसिफिक हीट दी हुई है, वो सॉरी मास दिया हुआ है 0.14, स्पेसिफिक हीट दी है 3860 गिवन है ये, और चेंज क्या है भाई 3 डिग्री, तो 3 डिग्री का ही चेंज है दोनों में। अब एक ही चीज़ है, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम यहाँ छोड़ दो, बाकी को उधर भेज दो, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स, बाकी सारी चीज़ें इधर आ गई, फिर नीचे आ गया, आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट चीज़ देखो, चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट भाई इस तरह से चेंज होती है। पहला होता है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, जब सॉलिड मेल्ट होता है तो सॉलिड का अगर टेम्परेचर, ये डेल्टा H मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर है ये। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कहलाया। वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड का मतलब लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, जब तुम टेम्परेचर घटाओगे मतलब कूल डाउन करोगे वेपर को, भाप को, है ना, तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो अपने पहले ही पढ़ा हुआ, संघनन बोलते हैं इसको, वाष्पीकरण जो अपना है वो संघनन या जल चक्र जिसे बोलते हैं, वाटर साइकिल। फिर फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड का मतलब है लिक्विड का जमना, जब लिक्विड को आप और कूल करोगे, हीट घटाओगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो जी, आप देखो भाई,
अब याद रखना बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि फेस चेंज जब होता है तो उस टाइम पर टेम्परेचर जो है वो वही का वही रिमेन रहता है, सेम रहता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पर लिख दिया है समझने के लिए, जैसे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री। 100 डिग्री के बाद तुम पानी को कितना ही गर्म करते रहो, उसकी फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, फिर वो क्या होने लगता है? बॉयल होने लगता है और वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। तो आप बोलोगे जो एक्सेस हीट है जो हम उसको और भी गर्म करे जा रहे हैं, फिर वो वहां दिखाई नहीं देगी, वो दिखेगी, वो उस भाप में चली जाएगी, उस वेपर में जाने लगेगी। फेस चेंज का मतलब समझ रहे हो कि कोई सॉलिड से लिक्विड हो गया, कोई लिक्विड से क्या हो गया? वेपर हो गया। मतलब फेस चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो जब फेस चेंज हो रहा है और जो हमारा ये शेप चेंज हो रहा है, शेप तो खैर बोल रही हूँ, जब उसका स्टेट चेंज हो रहा है तो याद रखना कि जो टेम्परेचर है वो हमेशा उतना का उतना ही रहता है, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। टेम्परेचर तुम कितना ही बढ़ाते रहो, नीचे से गैस कितनी चलाते रहे ना, पर पानी का जो टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री ही रहेगा, बस वो भाप में आप कन्वर्ट होने लगेगा, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो कभी भाप के ऊपर हाथ लगा के देख लेना, मजा आ जाएगा। उसी के ऊपर तो मोमोज पक जाते हैं। चलो अगला सुनो, लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट का मतलब होता है बेटा एक, मतलब वो अमाउंट ऑफ हीट जो चेंज ऑफ स्टेट, मतलब किसी भी सबस्टांस के जो हम फेस को चेंज कर दें, किसको? जो फेस को चेंज कर दें, वही लेटेंट हीट है या एक्स्ट्रा हीट है या छुपी हुई हीट है। लेटेंट का मतलब क्या होता है? छुपा हुआ भी होता है ना, तो वो चल रहा है ना आजकल, इंडिया गॉट लेटेंट। इसका क्या मतलब है? इंडिया का छुपा हुआ टैलेंट। तो वो हीट जो दिखती नहीं पर है, जैसे कि पानी को मैं गर्म कर रहा हूं, अब उसका फेस चेंज हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस में, तो नीचे जितनी भी मैं एक्स्ट्रा हीट दे रहा हूं उसका क्या हो रहा है? वो हीट, वो छुपी हुई हीट, वो फेस को चेंज करने में जा रही है। ठीक है ना, तो वो लेटेंट हीट है। फॉर्मूला है एल, और सॉरी मतलब इसका डिनोशन के लिए यूज होता है एल, और इसका फॉर्मूला है Q/m। Q इज द हीट गिवन, कितना आप हीट दे रहे हो, Q, और अपन में मास। बस याद रखना ये फॉर्मूला। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई? मेल्टिंग पॉइंट का मतलब टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस कोएग्जिस्ट। इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? मतलब एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर आकर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं ना। अब जैसे वाटर की बात करो, जब तुम उसको वेपराइज कर रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट पे जा रहे हो, तो जब वो बॉयल हो रहा है तो साथ में वेपर भी दिख रहा है ना तुम्हें, पानी लिक्विड फॉर्म में भी है और वो वेपर में कन्वर्ट भी हो रहा है, तो दोनों फॉर्म क्या को एग्जिस्ट कर रही है एक सिंगल टेम्परेचर पॉइंट पे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जहां पर सॉलिड लिक्विड दोनों फेज एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? लिक्विड की तरफ कन्वर्ट हो रहा होता है, लेकिन टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, इसलिए वो पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट में फिर यही है जब लिक्विड जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, दोनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करें। सब्लिमेशन क्या है? जिस प्रोसेस के अंदर सॉलिड सीधा गैस बन जाए, जहां पर ये दो स्टेट बीच में और गैसीय स्टेट, मतलब सीधा गैसीय स्टेट में लेकिन लिक्विड स्टेट बीच में एग्जिस्ट ना करे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई प्रेशर बढ़ाओ तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि घटेगा? तो भाई बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। याद रखना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जितना प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाँ, अब एक जरा सवाल देखो यहीं से। मान लो कि मेरे पास एक खाली बर्तन है, मतलब क्या बोलो, एक फ्राई पैन है या चाय बनाने का बर्तन है, उसके नीचे अगर मैं यहाँ पर आग लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पानी डाल दिया और उस पानी में आलू डाल दिए, आलू, ठीक है, और एक कुकर ले लिया, सीटी वाला कुकर ले लिया। अब कुकर के नीचे आग लगा दी, स्टोव जला दिया, यहाँ पे भी इसके भी अंदर आलू है। बताओ पहले कौन बॉईल होगा? आलू उसमें प्रेशर कुकर में बॉईल होंगे या इस ओपन में बॉईल होंगे? प्रेशर कुकर में। गलत जवाब। इस ओपन फ्राई पैन में पहले होंगे और यहाँ पर लेट होंगे, क्योंकि प्रेशर कुकर में प्रेशर है ज्यादा। वाटर को तो मतलब सुन लो चीज को समझने के लिए कान ज्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले सुनो, ढंग से सुनोगे तो चीज समझ में आएगी। प्रेशर कुकर में प्रेशर होता है ज्यादा, क्योंकि उसको ढक देते हैं और जो भी वेपर निकल रहा है उसको भी हम रोक लेते हैं। तो मैंने अभी तुम्हें क्या बताया कि प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पे कैसा असर है? प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इंक्रीज हो गया भाई बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर तुमने प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही घटेगा? बढ़ेगा ना। तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा टाइम लगेगा उसको बॉईल होने में। मतलब प्रेशर कुकर के अंदर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ज्यादा समय लगता है बॉईल होने में। समझ रहे हो? ठीक है, तो फिर बोलोगे भैया फिर प्रेशर कुकर तो बेकार हुआ यूज करने के लिए, फिर तो इसे यूज करना चाहिए। पर एक्चुअली क्या है बेटा, यहाँ पर चीजें कच्ची जरूर, पानी तो बॉईल हो जाता है, लेकिन चीजें जो तुम उबालना चाह रहे हो वो चीजें कच्ची रह जाती हैं। ठीक है, तो अधिक समय तक बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा देर में अचीव करने से हम चीज को अधिक समय तक पका सकते हैं और उसको एक बेहतर कुकिंग एक्सपीरियंस हमें मिलता है। ठीक है, तो वैसे भैया होटल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा है ना, उसे गर्म करने में भी टाइम लगेगा, तो फिर प्रेशर बढ़ा दूंगा मैं तो और ज्यादा लगेगा। अब कितना ही ज्यादा लगता हो बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होगा वो। हाँ। बस कुकर में डाल दोगे तो और भी ज्यादा टाइम लगेगा, कुकर में पानी और देर में उबलेगा। ठीक है, चलो अब इसी की वजह से समझो कि कुकिंग जो है माउंटेन्स पे डिफिकल्ट होती है। हाँ। क्यों होती है? क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। क्या है?
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। हाँ ठीक है, सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट एट टेम्परेचर मच लोअर देन 100 डिग्री, मतलब पानी वहां बहुत जल्दी बॉईल होने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी पहले क्या होने लगता है, बॉयल होने लगता है। तो हमारे लिए कुकिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। द प्रेशर इनसाइड अ प्रेशर कुकर इज इंक्रीज्ड मच अबव द टेम्परेचर प्रेशर बट नॉट अलाउइंग द स्ट्रीम टू एस्केप। ये मैंने बता दिया प्रेशर कुकर का काम क्या है और क्यों वो काम नहीं करता, ये भी मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है ना। चलो अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे भाई कैसा फर्क पड़ता है, तो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है जब प्रेशर इंक्रीज होता है। मतलब जब तुम बेटा किसी बर्फ के ऊपर अंगूठा रख दो इस तरीके से, तो वहीं से पिघलना शुरू हो जाती है ना वो, वहीं जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी। हाथ रख दो, वहीं से जल्दी पिघलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर जब पड़ता है तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, बस याद रखना इसका। अच्छा अब ये रिजिलेशन क्या है, या रेगुलेशन बोल दो उसको, या रिजिलेशन बोल दो, या रेजिलेशन बोल दो, जो तुम्हें सही लगे वो बोल दो। इस शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब तक हम बर्फ पर प्रेशर रखते हैं तब तक तो बर्फ पिघलती है जल्दी, मेल्टिंग पॉइंट डाउन हो जाता है, और जैसे ही उससे हटते हैं वो बर्फ दोबारा से जम जाती है, या वो जो सबस्टेंस है वो दोबारा से फ्रीज हो जाता है। तो अगर कुछ इस तरह का फिनोमेना देखने को मिले तो उसको रिजिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजिलेशन बोलते हैं, है ना। जब स्कीइंग वगैरह करते हैं जहाँ पर वो स्नो के अंदर, तो उसके ऊपर जब प्रेशर डालते हुए निकलते हैं तो वहां से बर्फ पिघलती है हल्की हल्की, वो आप से स्किड कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे वो आगे निकलते जाते हैं वो दोबारा से फ्रीज होती चली जाती है पीछे टेम्परेचर की वजह से। अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, 3 तरीके से होती है। कंडक्शन से होती है, कन्वेक्शन से होती है और रेडिएशन से होती है। मतलब जो हीट एनर्जी है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हीट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ट्रेवल करती है लेकिन मूव कुछ भी नहीं होता है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल देखो, मान लो आग जल रही है, ठीक है, और यहां पर आपने एक रॉड दे दी, ऐसे लगा दी है, और वो हीट हो रही है। तो क्या होगा अब ये होगा कि पहले रॉड यहां से गर्म हो जाएगी लोहे की, फिर धीरे धीरे गर्म होते 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 आपके हाथ को भी एकदम हीट महसूस होगी। तो हीट कैसे ट्रांसफर हुई, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हीट का ट्रांसफर हो गया। कैसे हुआ, जब हीट यहां पर पहुंची, ठीक है, गर्म हुई, है ना। अब हीट ने जब इसको गर्म किया तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अंदर, जो एटम्स हैं, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, एक्साइटमेंट बढ़ी, और उन्होंने क्या किया बेटा, हीट को ट्रांसफर करना शुरू किया, एक 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और एंड तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस के मॉलिक्यूल थोड़ी ना मूव हुए, हीट मूव हुई, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के कनेक्शन में है। किसमें है, कनेक्शन में है, ज्वाइंट में है। ये हो गया पहला तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका है बेटा कन्वेक्शन। क्या है, जिसके अंदर जो हीट है, ठीक है, कन्वेक्शन द हीट फ्लोज फ्रॉम रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर विद एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब जहां पर पार्टिकल भी मूव होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक गैस के ऊपर बर्तन रखा, बर्तन के अंदर पानी रखा और नीचे से आग लगा दी, स्टोव जला दिया, पानी नीचे से गर्म होता है, फिर वो गर्म पानी क्या हो जाता है, एक्सपेंड होता है। आपको पता है टेम्परेचर जब बढ़ता है तो चीजें एक्सपेंड होती हैं, बढ़ती हैं, फूलती हैं, 4 डिग्री के बाद होगा, लेकिन याद रखना पानी में, ठीक है। तो एक्सपेंड होगा और एक्सपेंड होकर उसका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके, तुम्हें पता ही है ना, वाटर के, या जो भी हो, मैं नॉर्मल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, वो हल्का हो जाएगा। तो गर्म पानी ऊपर की तरफ मूव करेगा और ठंडा पानी भारी होने की वजह से नीचे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर जाएगा, इसी तरह से मूवमेंट चलता है। देखो पूरी की पूरी जो सब्सटेंस है मूव हो रही है ना, पार्टिकल्स मूव हो रहे हैं ना यहाँ पे। अच्छा, इसको कभी यूज करना हो तो देख लेना कि जब पानी गर्म होता है बेटा, वो नीचे से गर्म करो चाहे ऊपर से करो, जैसे रॉड लगा के करते हैं कई लोग पानी की, तो कुछ भी करो, पानी जो गर्म होता है वो आपको ऊपर मिलेगा और ठंडा पानी नीचे मिलेगा। हाथ डाल के देखते हो तो अरे ऊपर गर्म गर्म और नीचे ठंडा ठंडा, ठीक है। चाहे नीचे से आग लगा लेना पानी में, फिर भी नीचे से गर्म होकर पानी कहाँ मूव करता है, और ठंडा पानी नीचे की तरफ मूव। तो मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की, क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। कन्वेक्शन 2 तरह का होता है, नेचुरल जो अपने आप हो, फोर्स मतलब जो आप करवाओ, ठीक है, ये तो मैं करवा रहा हूँ। अब नेचुरल क्या है, हवा का बहना, ठंडी हवा और गर्म हवा का बहना, ओशन झील का जम जाना, ये सारी चीजें नेचुरल जो अपने आप मिले वो नेचुरल, जो हम करवाएं वो फोर्स, ठीक है। तो 2 टाइप के हो गए। अगला देखिए रेडिएशन का टाइप, थर्ड है रेडिएशन, जिसके अंदर हीट ट्रांसफर हो बिना छुए, बिना कनेक्शन के, बिना टच किए। जैसे कि रॉड गर्म हुई थी आग से, तो कैसे हुई थी, रॉड को तुमने आग में घुसा दिया तो नहीं होगा, घुसा दिया होगा तो बात अलग है। वैसे अगर तुम नहीं भी करो, तुम हाथ सेकते हैं, गर्मियों में बोन फायर के सामने बैठते हैं तो बोन फायर से हम तक हीट पहुंचती है ना, विदाउट टच किया। तुम आग को पकड़ लेते हो, उसमें हाथ डाल लेते हो, नहीं डालते ना, ठीक है। और जो रेडिएशन तुम तक पहुंचती है वो कैसी रेडिएशन होती है, वो होती है ईएम वेव, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, इंफ्रारेड होती है, इंफ्रारेड मतलब हीट वेव, इंफ्रारेड वेव होती है ये। और बेटा ये रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी कर सकती हैं। खैर इसके बारे में बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है पढ़ने में, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा, कोई ब्रीफ चीज़ नहीं आएगी। हाँ, इसके बारे में आपको अगली क्लास में जरूर पढ़ने को मिल जाएगा। अब न्यूटन जी ने एक कूलिंग का लॉ दिया। न्यूटन जी ने क्या दिया, लॉ ऑफ कूलिंग दिया। उन्होंने बोला कि द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस इन इट्स सराउंडिंग। एक नॉर्मल समझा देता हूँ, देखो आराम से समझा देता हूँ। देखो क्या है, न्यूटन ने बोला
ठीक है, उनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जितना भी, ठीक है, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी, इसका मतलब फिर से हम शिमला चलते हैं। ये आप मान लीजिए आप हैं, ये आप शिमला में खड़े हैं बर्फ़ में, ये बर्फ़ पड़ी हुई है, ठीक है, मान लेना, बस मानना पड़ेगा। अरे यार चलो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपकी बॉडी जितनी तेजी से कूल होगी क्योंकि भाई ठंड में खड़े हो तो हीट लॉस होगी, है ना। आप क्या करोगे, आपकी हीट इस तरफ मूव करेगी, लॉस होगी। हीट लॉस क्यों होगी जी? क्योंकि बाहर तो ठंड पड़ रही है, लो टेम्परेचर, आपका हाई टेम्परेचर है, मतलब बाहर से तो ज्यादा ही है, तो आपकी हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर होगी। तो ये कह रहा है जितनी भी होगी या जितनी तेजी से या जितनी धीरे होगी। अगर बहुत तेज हो रही है, बहुत जल्दी आप ठंडे पड़ रहे हो, या बहुत धीरे ठंडे पड़ रहे हो, तो ये दोनों चीजें किस पर डिपेंड करेंगी? ये बाहर का क्या टेम्परेचर है इस पर डिपेंड करेंगी। मतलब बाहर नहीं चेंज इन टेम्परेचर नहीं, दोबारा समझो। द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इट्स सराउंडिंग। इसका मतलब मान लो कि आप जहां खड़े हैं शिमला में, वहां पर जो टेम्परेचर है वो आज 1 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक। और फिर अगले दिन जब आप गए हो तो वहां का टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस। बताओ आपको ज्यादा ठंड कब लगेगी? 1 डिग्री सेल्सियस में लगेगी कि 5 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री में लगेगी? -5 डिग्री में लगेगी ना। ऐसा क्यों? क्योंकि अब आपके और इसके बीच का जो भी टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ वाले टेम्परेचर डिफरेंस से तो कमी है ना, यहाँ ज्यादा आ गया। ठीक है, मान लेता हूँ बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम 40 डिग्री है जब आप बाहर आए, ठीक है, बहुत गर्म हो रहे हो आप, वैसे 37 होता है नॉर्मल, तो 40 है इस टाइम, बिल्कुल एकदम हीटर से उठ के आए हो बाहर। तो आपके और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है? 39 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। और यहाँ पर आपका कितना डिफरेंस हो गया बोलो? माइनस कर देंगे। ठीक है, अब 39, हाँ यहाँ 39 है ना, अब इसके अंदर 5 डिग्री और हो गया, तो 5 डिग्री और इसके अंदर प्लस कर लो, मतलब 44 डिग्री सेल्सियस का अंतर हो गया। तो डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? यहाँ डिफरेंस ज्यादा है ना। तो इसका मतलब क्या है? जहां डिफरेंस ज्यादा होगा आपके और आपके सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच में, उतना ही जल्दी आप अपनी हीट को लूज करोगे, उतनी ही जल्दी आप ठंडे पड़ जाओगे। बस इतना आसान तरीके से समझा दिया मैंने, ठीक है। आई होप आपको समझ में जरूर आ गया होगा। चलो, तो मैंने यहाँ लिख दिया रेट ऑफ हीट लॉस इज इक्वल्स टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड योर सराउंडिंग। तो ये हीट लॉस मतलब चेंज ऑफ हीट अब फॉर यूनिट टाइम, माइनस क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव में हो रही है हीट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन यू, योर बॉडी एंड योर सराउंडिंग। तो सराउंडिंग TO एंड योर बॉडी इज T नॉर्मल, ठीक है। चलो, फॉर्मूला फिर आराम से याद हो गया। अगली चीज देखो भाई, रिफ्लेक्टेंट क्या है? रिफ्लेक्टेंस क्या है? रिफ्लेक्टेंस इसका मतलब है जब थर्मल एनर्जी किसी बॉडी पर पड़े और वो जितनी भी आपने एनर्जी किसी को दी, अब मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर से बार बार दिखाना पड़ रहा है पर कोई बात नहीं। मान लो आपने किसी की तरफ हीट एनर्जी भेजी, या आ रही है सूरज के सामने आप बैठे हो, खैर गलत फॉर्म बना दी मैंने, ये नहीं, ये देखो, ये वेव फॉर्म में आ रही है हीट, तो ऐसी आएगी ना ये वेव फॉर्म में। अब रिफ्लेक्टेड मतलब जितनी भी हीट यहाँ पड़ी, आप कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली होगी, है ना, लेकिन कुछ सारी तो एब्जॉर्ब नहीं करी, कुछ क्या की होगी? रिफ्लेक्ट कर दी होगी, दूसरी तरफ भेज दी होगी। इस तरफ गई, कुछ रिफ्लेक्ट कर दी, कुछ रख ली। तो जो रिफ्लेक्ट कर दी, है ना, तो टोटल में से जितनी रिफ्लेक्ट कर दी वो ये रिफ्लेक्टेंस। इसका मतलब छोटे आर से इसको नोट करते हैं। आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड हीट, जो कि आपने रिफ्लेक्ट कर दी, दूर भेज दी। और ये नीचे क्या है? टोटल हीट। टोटल जो गई थी उसमें से कुछ तो एब्जॉर्ब कर ली, बाकी क्या कर दी? रिफ्लेक्ट कर दी। ये निकालने का तरीका है। अब एब्जॉर्बेंट्स का क्या मतलब है कि कितनी एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, मान लो कि 10 यूनिट गई, ठीक, रिफ्लेक्ट कर दी 4 यूनिट, तो एब्जॉर्ब कितनी कर ली? 6 यूनिट खा गए ना अंदर। तो इसके अंदर पहले तो हमने देखा भेज कितनी दी, ठीक, तो हो गया रिफ्लेक्टेंस। अब एब्जॉर्ब कितनी कर ली? हो गया एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्बेंस या एब्जॉर्बटेंस जो कह लो। तो उसका फॉर्मूला होगा स्मॉल a हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन में टोटल हीट, ठीक। अब इसी की तरह ट्रांसमिटेंट क्या है? ट्रांसमिटेंट इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब समझ लो कि आपने कितनी हीट ट्रांसमिट कर दी, ट्रांसफर कर दी। मतलब समझ लो कि ये कोई ऐसी बॉडी है जो इस तरफ से हीट ले रही है और इस तरफ से हीट दे भी रही है, ठीक है। तो कितनी हीट तो इन्हें ली और कितनी आगे ट्रांसमिट की? मान लो 10 यूनिट ली और ट्रांसमिट कर दी 8, ठीक है। तो 2 अंदर ही रह गई, वेस्ट हो गई, जो मर्जी कह लो, और 8 आगे उसने भेज दी। तो कितनी वो आगे भेज रहा है, कितनी ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्मॉल t ट्रांसमिटेड हीट अपॉन में टोटल हीट। चलो अब पढ़ते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या है? ब्लैक बॉडी का मतलब है कोई ऐसी बॉडी, कोई ऐसा तत्व जो कि जितनी भी उसकी तरफ एनर्जी भेजी जाती है वो उसको ना तो रिफ्लेक्ट करता है ना तो आगे ट्रांसमिट करता है, टोटल को एब्जॉर्ब कर जाता है। खैर इस दुनिया में कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है, सारा एनर्जी एब्जॉर्ब कोई भी नहीं कर सकता है, पर हम मान के चलते हैं कि कोई ऐसी बॉडी एग्जिस्ट करती है जो सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ब्लैक बॉडी क्या करेगी? एब्जॉर्ब करने के बाद वो पूरी की पूरी हीट को आगे वो क्या कर सकती है? एमिट कर सकती है। जितनी टोटल ली उतनी टोटल एमिट कर सकती है। और याद रखना, जो भी वेवलेंथ निकलेगी
है ना, वेवलेंथ की जो भी रेंज होगी, जो वो एमिट करेगा एनर्जी को, जब टोटल एनर्जी को एमिट करेगा, फेंकेगा बाहर की तरफ फेंकेगा, तो वो उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करेगी वो किस चीज से बनी हुई बॉडी, उस पर डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी उसका क्या टेम्परेचर है। जितनी ज्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, जितनी गर्म होगी, उतनी ही वो दूर तक वेवलेंथ फेंकेगी। बात खत्म हो गई। अब एक लास्ट और फाइनल चीज है इस चैप्टर की, क्रिशॉफ लॉ। खैर एक क्रिशॉफ लॉ आपको आगे जाके भी पढ़ना है 12th में, ये उससे थोड़ा अलग है। इसका मतलब क्या है कि अ बॉडी स्ट्रांगली एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ। इसका मतलब कोई भी बॉडी जितनी भी वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो उतनी ही वेवलेंथ की एनर्जी को एमिट भी करेगी। उससे ज्यादा को भी नहीं करेगी और उससे कम को भी नहीं करेगी। ठीक है, उसी को एमिट कर देगी। इसका एग्जांपल है कि जो ग्रीन ग्लास है, अगर मैं हरे रंग के ग्लास को बहुत हीट कर दूं, तो वो हीट होने के ऊपर कैसा दिखाई देता है, गर्म होकर लाल लाल दिखाई देता है। हरा होने के बाद भी कैसा दिखाई देगा, लाल, क्योंकि ग्रीन क्या करेगा, रेड कलर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो एब्जॉर्ब किया रेड कलर, तो एमिट भी क्या करेगा, जब बाहर निकालेगा उस हीट को, तो क्या दिखाएगा, रेड कलर। ठीक है, चलो तो इसी के साथ इस चैप्टर को, यदि ये कंटेंट आपको रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है। और इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट कट ऑफ्स एंड इंपॉर्टेंट डेटा रिगार्डिंग नीट और रिगार्डिंग जेई और जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट डेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंड अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। तो जाइए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप और फेसबुक को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। आप वहां पर अपनी क्वेरी भी हमसे पूछ सकते हैं, आप अपने सवाल भी वहां रख सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नाम है विक्की सिंह और द विक्की सिंह नाम से मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जाते हुए, यदि आप एज ए मेंबर हमसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव चैट, मेंबर्स के अर्ली रिप्लाईज होते हैं उनके कमेंट्स के, उनके मेल के, और फोन सपोर्ट भी है। और इवन अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए तो अलग से गोल्ड मेंबरशिप के ऊपर पीडब्ल्यूडी प्रोग्राम चल रहा है, जिसके लिए आपको गाइडेंस दी जाती है कि किस तरह से आप इस बार अपने फिजिकल वेरिफिकेशन को, जो क्रॉस चेकिंग होती है आपके एडमिशन से पहले, को पास कर सकते हैं। उसके लिए आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, जो कि सब्सक्राइब के बगल में है, और उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।